इस कहानी में दिखाए गए सभी पात्र, परिस्थितियां और घटनाएं पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका वास्तविक जीवन, वास्तविक व्यक्तियों या वास्तविक स्थानों से कोई संबंध नहीं है। यदि कहानी का कोई हिस्सा किसी असली व्यक्ति या घटना से मिलता जुलता प्रतीत हो, तो वह केवल एक संयोग माना जाएगा। यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई है। चैप्टर 51। आरव जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को एक ट्रक में पाता है, जहां पर उसके इर्द गिर्द बहुत सारे गांव के लोग बैठे हुए थे, जिन्हें देखकर आरव डर से एकदम से उठ जाता है। तभी एक बुजुर्ग सा आदमी आरव को देखकर मुस्कुराकर पानी देते हुए कहता है, अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया। ये लो पानी पिलो। वहीं आरव उसके हाथ में एक पानी की बोतल को अजीब नजरों से देखता है, क्योंकि उसे वो पानी और आदमी हाइजेनिक लग रहे थे। इसलिए आरव उसे पानी पीने से मना कर देता है और बानी को ढूंढने लगा, जिसे देखकर वो आदमी आरव को कहता है, तुम्हारी लुगाई वहां बैठी हुई है। वही ये सुनकर आरव उस आदमी को घूरता है कि वो बानी को क्या बोल रहा है, क्योंकि उसे उसका मतलब पता नहीं था। लेकिन तभी वो उस आदमी के इशारे पर देखता है, जहां पर ट्रक की छत पर कुछ गांव के लड़के के साथ बैठी हुई हंस हंस कर बात कर रही थी। वही बानी को उन लड़कों के साथ देखकर अराव की आंखें छोटी छोटी हो जाती है और वो बानी के पास जाने लगता है, लेकिन तभी ट्रक का टायर सड़क के एक छोटे से गड्ढे के अंदर से गुजारा और जिससे ट्रक में थोड़ा झटका लगा, और वही इसी झटके से आरव सीधा मुंह के बल एक आदमी के पैर के सामने गिर जाता है, जिससे बानी की नज़र भी आरव पर जाती है और वो जल्दी से ट्रक की छत से नीचे उतर जाती है और आरव को उठाकर उसे खुश होते हुए कहती है, आपको होश आ गया। आपकी शुगर लो हो गई थी और मैं घबरा गई थी, लेकिन तभी मुझे ये ट्रक दिखाई दिया और मैंने इन लोगों से मदद मांगी। आपको पता है, इस ट्रक में वो को अंकल है, वो एक वैद्य थे जिन्होंने आपका इलाज किया, जिससे आपको अब होश भी आ गया। वहीं ये सुनकर आरव ट्रक में सभी लोगों को देखता है, जहां पर सारे आदमी थे, जिनमें आधे लोग जवान थे, कुछ बुजुर्ग, जिन्हें देखकर आरव बानी का हाथ पकड़ लेता है और उसे धीरे से दांत पीसते हुए कहता है, यू इडियट, तुम इन लोगों को देख रही हो, कितने डेंजरस हो सकता है। वहीं ये सुनकर बानी सभी लोगों को देखती है, जो सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे, हंस रहे थे तो कुछ गाना गा रहे थे, जिन्हें देखकर बानी को अच्छा लगता है और वो आरव से कहती है, हाँ देख रही हूँ, सब कितना अच्छा है और आप क्या बकवास कर रहे हो। इन लोगों ने हमारी मदद करी है और आपका इलाज किया है। आपको इन्हें धन्यवाद करना चाहिए, न कि इनके बारे में गलत और बुरा कहना चाहिए। बानी, जो आरव के बेहोश होने से बीच सड़क पर डर गई थी और समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए, तभी उसे एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया, जिसे बानी ने रोक दिया था, जिस पर बहुत सारे गांव के आदमी थे, जिन्हें देखकर बानी ने उनसे लिफ्ट मांगती है और आरव के बारे में बताती है, जो उस समय बेहोश था। वहीं उन ट्रक वालों ने बानी को और आरव को देखकर उन्हें पति पत्नी समझ लिया था और उनकी मदद करी। वहीं अब बानी की बात सुनकर आरव को बानी पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो उसकी बात नहीं समझ रही थी कि जिनसे उसने मदद ली है वो सारे आदमी हैं, जिसे वो दोनों बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। और फिर क्यों उन्होंने बिना मतलब के बानी और आरव की मदद करी, तो उसे सभी आदमियों के ऊपर और उनकी नियत पर शक हो रहा था, क्योंकि वो इस दिमाग से और प्रैक्टिकली सोच रहा था। लेकिन वही बानी हमेशा से दिल से सोचती थी, इसलिए उसे इन लोगों की नियत पर कोई खोट नजर नहीं आया, क्योंकि वो सभी लोग अच्छे थे जिन्होंने बानी और आरव की मदद करी थी, उन्हें लिफ्ट देकर। वही बानी आरव की बात सुनकर कुछ कहता, तभी बानी उसे चुप कवारते हुई बोली, अगर आपने फिर से इन लोगों के बारे में कुछ कहा न, तो मैं आपको इस ट्रक से बाहर निकाल दूंगी और इनके साथ इसी ट्रक में इन लोगों के साथ रहूंगी। तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो। आरव ने उसे दांत पीसते हुए कहा।
जिससे बानी मासूम बनकर कहती है, ब्लैकमेल करने की कोशिश नहीं, मैं सीधा सीधा आपको ब्लैकमेल कर रही हूँ बॉस। सोच लीजिए, मैं ऐसा कर सकती हूँ क्योंकि इस ट्रक में मैं आपकी बॉस हूँ, तो आपको मेरी बात सुननी होगी, हाँ नहीं तो। वहीं ये सुनकर आरव को बानी पर गुस्सा आ रहा था। वो अभी के अभी इस ट्रक से जाना चाहता था। काश वो ऐसा कर पाता, क्योंकि वो बानी को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए अपना गुस्सा कंट्रोल करके बिना कुछ कहे बानी की बात मान जाता है और ट्रक में सभी लोगों से डिस्टेंस बनाकर बानी का हाथ पकड़कर एक कोने में लेकर बैठ जाता है और बानी को देखकर बोलता है, यहाँ से हिलने की कोशिश भी मत करना और ये बात मत भूलना कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुमने मेरा ऑर्डर नहीं माना तो बाद में मुझे ब्लेम मत करना। वही ये सब सुनकर बानी अपना मुंह टेढ़ा करके वही आरव के साथ बैठ जाती है। वहीं आरव बानी को देखकर उन लड़कों को देखता है जो अभी ट्रक पर बैठे हुए बानी को अपने पास बुला रहे थे और वही अब आरव बानी को पकड़कर उसे अपनी गोद में ही बिठा देता है, जिससे वो सभी लड़कों मुंह बन जाता है और वही बानी आरव को बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगी, जिससे आरव बानी को देखकर अपनी आईब्रो उठाकर बोलता है, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, तुम यहाँ से उठकर जा सकती हो। वहीं ये सुनकर बानी मुंह बनाकर मन में कहती है, पता नहीं पर विश्वास तो मुझे इस खड़ूस की बात सुनकर भी नहीं हो रहा है। जो ये मुझे बोल रहा है, कहीं इसे जलन तो नहीं हो रही है क्या? मन में बोलते हुए अब बानी के होठों पर मुस्कान आ गई थी और वही आरव बानी को अपनी गोद में लेकर उन लड़कों को बार बार घूर रहा था, क्योंकि उसे सच में उनसे जलन हो रही थी। और वही छत पे बैठे हुए लड़के अब अपने हाथों से डपली बजाकर गुनगुनाने लगे, तेरे दरबार में दिल थाम के वो आता है, जिसको तू चाहे, हे नबी तू बुलाता है। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। बांध दीदों में भर डाले आंसू, सील दिए मैंने दर्दों को दिल में। बांध दीदों में भर डाले आंसू, सील दिए मैंने दर्दों को दिल में। जब तलक तू बना दे ना तू बिगड़ी, दर से तेरे ना जाए सवाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली आका जी, भर दो झोली हम सबकी। भर दो झोली नबी जी, भर दी झोली मेरी सरकार एमदीना। लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। खोजते खोजते तुझको देखो, क्या से क्या या नबी हो गया। खोजते खोजते तुझको देखो, क्या से क्या या नबी हो गया। देख पर दरबदर फिर रहा हूँ, मैं यहाँ से वहाँ हो गया हूँ। देख पर दरबदर फिर रहा हूँ, मैं यहाँ से वहाँ हो गया हूँ। दे दे या नबी मेरे दिल को दिलासा, आया हूँ दूर से मैं होके रुहासा। दे दे या नबी मेरे दिल को दिलासा, आया हूँ दूर से मैं होके रुहासा। कर दे करम नबी मुझ पे भी जरा सा, जब तलक तू, जब तलक तू। पनाह दे ना दिल की, दर से तेरे ना जाए सवाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दी झोली मेरी सरकार एमदीना, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। जनता है ना तू क्या है दिल में मेरे, बिन सुने गिन रहा है ना तू धड़कने। जनता है ना तू क्या है दिल में मेरे, बिन सुने गिन रहा है ना तू धड़कने। आह निकली है तो चांद तक जाएगी, तेरे तारों से मेरी दुआ आएगी। आह निकली है तो चांद तक जाएगी, तेरे तारों से मेरी दुआ आएगी। ए नबी हाँ कभी तो सुबह आएगी, जब तलक सुनेगा ना दिल की, डर से तेरे ना जाए सवाली।
भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। दे तरस खा तरस मुझ पे आका, अब लगा ले तू मुझको भी दिल से। दे तरस खा तरस मुझ पे आका, अब लगा ले तू मुझको भी दिल से। जब तलक मिला दे ना बिछड़ी, दर से तेरे ना जाए सवाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली आका जी, भर दो झोली हम सबकी। भर दो झोली नबी जी, भर दी झोली मेरी सरकार एमदीना। लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। दम दम अली अली दम अली अली, दम अली अली दम अली अली। चैप्टर 52। आरव उन सभी लड़कों को देखकर उनके गाने को अब एंजॉय कर रहा था। वही अब वो लड़के अपने में बिजी हो गए और वही अब आरव अपनी गोद में बानी को देखता है जो उससे लिपट कर सो गई है, जिसका चेहरा आरव के सीने में लगा हुआ था। वही आरव बानी को देखकर हल्की सी मुस्कान करता है और झुककर बानी के लिप्स को छूकर खुद से कहता है, स्टूपिड गर्ल, मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगा। अगली सुबह वीर के घर में निधि जो ब्रेकफास्ट टेबल पर कॉफी लेकर आ रही थी और जहां पर वीर बैठा हुआ था निधि को देखकर खुश हो रहा था। भले ही निधि अभी उसके साथ इस शादी में खुश नहीं थी, लेकिन निधि उसके कहने पर उसके लिए कॉफी बनाकर लेकर आ रही थी और वो भी वाइफ बनकर उसके घर, जिससे उसे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। वहीं निधि वीर को कॉफी देने आ रही थी, लेकिन तभी निधि उसकी तरफ न आकर वीर के सामने बैठे हुए इंद्र जी के कॉफी देते हुए गुड मॉर्निंग विश करती है, जिसे देखकर वीर की आंखें छोटी छोटी हो जाती है और वो मन में बोलता है, ये दादाजी अब कौन सा जन्म का बदला ले रहे हैं मुझसे, जो मेरी वाइफ के हाथों की कॉफी को खुद पी रहे हैं। आरव, कहाँ रह गए तुम? जल्दी वापस आ जा, क्योंकि तेरे दादाजी मेरे घर में कुंडली मारकर बैठ गए हैं। तभी वीर अपना गला साफ करते हुए मुस्कुरा कर इंद्रजी उसे कहता है, दादाजी, मुझे लगता है कि आपको कपूर मेंशन में रहना चाहिए, ताकि जब आरव आएगा तो आप उससे मिल सकते हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसा तुम बोल रहे हो वैसा कुछ भी नहीं होगा। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हें। इंद्र जी ने उसे टोंट कसते हुए आराम से कॉफी पीते हुए कहा, जिससे वीर निधि को देखता है जो चुपचाप खड़ी हुई थी, जिसे देखकर वीर मन में कहता है, पक्का इसे तो मुझे ऐसे बेइज्जत देखना अच्छा लग रहा होगा। और ये दादाजी भी न बहुत ज्यादा जिद्दी है, मेरे घर में आकर बैठकर मेरी प्राइवेसी को खराब कर रहे हैं। निधि के करीब भी नहीं जा पा रहा हूँ। क्या हुआ, अब क्या सोच रहे हो? ऑफिस नहीं जाना है क्या तुम्हें? या फिर घर बैठकर रोटियां तोड़ने का एक नया शौक बना रहे हो? इंद्र जी उसे फिर से उसे सुनाते हुए कहा, जिससे वीर जल्दी से उठ जाता है और हाँ मैं सर हिला देता है और जाने लगा, लेकिन तभी निधि की तरफ देखकर बोलता है, मेरे साथ रूम में चलो। उसे रूम में जाने को क्यों बोल रहे हो, वो कहीं नहीं जाएगी। तुम ऑफिस निकलो समझे, इंद्र जी ने उसे कहा, जिससे वीर निधि के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और इंद्र जी से बोलता है, मुझे मेरी वाइफ को किस करना है, क्या वो मैं आपके सामने करूं? बदतमीज, इंद्र जी उसे गुस्से में कहा। वही वीर मुस्कुरा कर कहता है, इसलिए आपके सामने और बदतमीजी नहीं दिखा सकता हूँ, इसलिए रूम में लेकर जा रहा हूँ अपनी वाइफ को, और आप मुझे नहीं रोक सकते हैं दादाजी, मेरी वाइफ है। ये कहकर निधि का हाथ पकड़कर उसे वहां से लेकर चला जाता है और वहीं इंद्रजी उसे जाते हुए घूर कर कहते हैं, खुद तो शादी करके रोमांस कर रहा है और मेरा पोता बेचारा, उसे रोमांस आता भी होगा या नहीं। वहीं निधि जो वीर की बात सुनकर इंद्रजी के सामने शर्म से पानी पानी हो चुकी थी, लेकिन अभी उसे वीर के ऊपर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो अभी कुछ देर पहले कैसे इंद्रजी के सामने बदतमीजी कर रहा था। इंद्रजी क्या सोचेंगे उसके बारे में।
इसलिए जैसे ही वीर उसे रूम में लेकर आता है, वो वीर से अपना हाथ छुड़ाकर गुस्से में कुछ कहती, तभी वीर उसे दीवार से सटाकर उसके होठों पर अपने होंठ रखकर चूमने लगा, जिससे निधि की आंखें शॉक्ड हो गई थी। लेकिन तभी जैसे ही सेंस में आती है तो महसूस करती है वीर उसे छोड़ ही नहीं रहा है और उसका एक हाथ उसकी कमर पर सहलाते हुए ऊपर की तरफ आ रहा है और वो उसके उभारों के साथ छेड़खानी करने को तैयार है, जिससे निधि वीर को गुस्से में आंखें दिखाकर रोकने की कोशिश करती और वही वीर जो उसे होठों को किस करते हुए उसकी आंखों में देखकर ही उसके सीने पर हाथ रखकर उसे जोर से प्रेस कर देता है, जिससे एकदम से निधि की आंखें बंद हो जाती है और वही वीर जो आज कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहा था, इसलिए किस करते हुए अब अपने दोनों हाथों को उसके सीने में रख कर सहलाने लगा, जिससे निधि की हालत खराब हो रही थी क्योंकि वीर उससे चिपक कर खड़ा हुआ था। निधि जो पतली सी कमर वाली लड़की और वहीं उसके सामने वीर एक मस्त बॉडी बिल्डर लंबा चौड़ा जैसा कड़क आदमी जो उसके ऊपर खड़े होकर भी उस पर चढ़ा हुआ था, जिसे निधि हिला भी क्या खुद भी हिल नहीं पा रही थी। और वही वीर आज मनमानी कर रहा था, जिससे उसे बहुत सुकून मिल रहा था। लेकिन जैसे ही वीर निधि की उखड़ती हुई सांसों को फील करता है, वैसे ही वीर निधि के होठों को छोड़ देता है और उसके सीने से हाथ हटाकर निधि को हग कर लेता है। और वही निधि जिसके चेहरे पर पसीना बह रहा था और वो जोर जोर से सांसें ले रही थी, जिसे वीर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए शांत करा रहा था। लेकिन तभी निधि वीर से दूर होते हुए गुस्से में को देखकर दांत पीसते हुए कहती है, मन कर रहा है आपको जान से मार दूं, जो हरकत आपने करी है मेरे साथ। वही वीर उसे देखकर मुस्कुराकर डेविल स्माइल करते हुए निधि की तरफ फिर से बढ़ने लगा, जिससे निधि फिर से डर गई और खुद ही दीवार से सटक कर खड़ी हो गई, जिसके ऊपर आरव झुककर निधि के कान पर किस करते हुए कहता है, जान तुम बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट हो, लेकिन अब मुझे जाना होगा। शाम को रेडी रहना, क्योंकि मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ तुम्हारे साथ। सो जान से मारने की बात मत करो, बस ये सोचो कि तुम खुद को कैसे टॉलरेट करोगी जब मैं तुम्हें अपना प्यार जाहिर करूँगा, अपनी रूह को तुम्हारी रूह में शामिल कर दूंगा। ये कहकर वीर निधि के कान पर जोर से बाइट करके निधि से दूर होकर वहां से निकल जाता है। और वही निधि जो अब एक बर्फ की तरह वही जमकर खड़ी हुई थी। वही दूसरी तरफ बानी और आरव उस ट्रक से उतर जाते हैं और वही बानी अभी ट्रक ड्राइवर से हंस हंस कर बात करने लगी। ड्राइवर भैया, मज़ा ही आएगा आपकी ट्रक की सवारी करके, और मज़े की बात आपने ट्रक को गड्ढे में चलाकर मेरे बॉस को गिराया था, उनका मुंह देखा था आपने? अरे कहाँ देखा होगा, आप तो आगे सड़क के गड्ढे को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे, न जो हो नहीं पा रहे थे। पीछे मेरे बॉस को कैसे देखते, जो बेचारा कभी इधर तो उधर आटे की बोरी की तरह लुढ़क रहा था। हंसते हुए बानी ड्राइवर से बात करने लगी। क्या दीदी आपने पहले क्यों नहीं बताया, मैं ससुर के नाती को बर्फ के गोले की तरह सीधा नीचे गिरा देता है। ड्राइवर ने हंसते हुए कहा। जहां बानी हंसते हुए अपने दोनों हाथों से ताली मारकर ड्राइवर के हाथ में अपने हाथ से ताली मार कर कहती है, आप तो फनी हो भैया, बिल्कुल मेरी तरह। अच्छा थैंक यू, आपने और बाकी सभी ने हमें यहाँ तक लिफ्ट दी। अरे कोई बात नहीं दीदी, अगर हम मुंबई की तरफ जाते तो हम आपको वहीं छोड़ देते, लेकिन अगर आप यहाँ से कुछ दूर पैदल चलकर एक गांव में जाएंगे जहाँ पर अभी मेला लगा हुआ है, पक्का आपको वहाँ से मुंबई जाने के लिए कोई बस या गाड़ी जरूर मिल जाएगी। ड्राइवर ने ये कहा और फिर बानी को बाय बोलकर वहाँ से ट्रक को लेकर चला गया, जिसे बानी हंसते हुए बार बार हवा में अपना हाथ ऊंचा करके बाय बाय बोल रही थी। और जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो आरव उसे बहुत बुरे तरीके से घूर रहा था, क्योंकि उसने बानी की बकवास सुन ली थी जो वो उसी के बारे में करके ड्राइवर के साथ एंजॉय कर रही थी। चैप्टर 53। बानी को देखकर अब आरव उसे गुस्से में कुछ बोलता, तभी बानी जो समझ चुकी थी कि आरव उसके ऊपर गुस्से में
फटने वाला है। आखिर अभी वो उसके बारे में बात करके हंस रही थी। इसलिए बानी जल्दी से आरव से बोली, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैंने आपके बारे में कोई बात नहीं करी। सच्ची? वही आरव उसे घूर कर देख कर बोलता है, मैंने आज तक तुमसे ज्यादा झूठा इंसान नहीं देखा जो सामने होते हुए भी झूठ बोल सकता है, और वो भी मेरे सामने। क्या ये सुनकर बानी टेढ़ा सा मुंह बना लेती है और वही आरव उसे दांत पीसते हुए कहता है, अब यहाँ खड़े खड़े फिर से मेरा दिमाग खराब करना चाहती हो? चलो अब। कहते हुए आरव आगे चलना लगा और वो बानी उसके पीछे पीछे से बानी चलते हुए आरव को देखकर मन में कहती है, मैं क्या आपका दिमाग खराब करूंगी, क्योंकि आप दिमाग खराब हमेशा से खराब ही रहता है। वहीं कुछ देर बाद दोनों एक गांव में पहुंच गए जहां बानी एक आदमी से यहां से मुंबई जाने के लिए कोई गाड़ी पूछती है। तभी वो गांव वाला आदमी उसे बताता है कि मुंबई में जाने के लिए सुबह सुबह सिर्फ एक ही गाड़ी आती है, जो अब जा चुकी है, और वो गाड़ी अब कल आएगी। इसलिए उन्हें सुबह तक वेट करना होगा। वही ये सब बानी आरव को बता देती है, जिससे आरव मान तो गया था, लेकिन उसे ये गांव का एनवायरनमेंट पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि सभी लोग उसे देख रहे थे और बच्चे उस पर हंस रहे थे। तो वही गांव की खूबसूरत लड़कियां आरव को देखकर मंद मंद खुश हो रही थी, क्योंकि आरव खुराना जितना हैंडसम और हॉट इंसान उन्होंने कभी भी नहीं देखा था। उस गांव वाले ने बानी और आरव को अपने घर में रहने के लिए जगह दे दी थी, जिससे दोनों आज उसके घर रहने वाले थे। वहीं इसी गांव में वही दूसरी तरफ एक मेला लगा हुआ था, जिसके बारे में बानी को ट्रक वाले ड्राइवर ने बताया था, और अब बानी का मेले में जाने का मूड हो रहा था। इसलिए वो उस आदमी के बेटे के साथ आरव को बिना बताए मेले के लिए निकल जाती है। वहीं आरव अपना फोन चार्ज कर रहा था, क्योंकि इस गांव में जैसे ही उसके फोन पर नेटवर्क मिला तो उसके फोन की बैटरी लो हो गई थी। आरव इस वक्त उस आदमी के घर में एक छोटे से रूम में था, जो एक मिट्टी घर था लेकिन बहुत खूबसूरत था, और इस घर के हर कमरे में मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू महक फैली हुई थी को आरव को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, बल्कि उसका छींक छींक कर बुरा हाल हो गया था। इसलिए वो फोन को चार्ज करके रूम से बाहर आ जाता है, और जहां पर उस आदमी की पत्नी आरव को चीखते हुए देखकर कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो? वहीं आरव उन्हें बताने की कोशिश कर रहा था कि उसे किसी स्मेल से चीखें आ रही है, लेकिन बीच बीच में उसकी चीखें उसे कहने से रोक रही थी, जिससे उस औरत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो आरव को पानी देने लगती है, लेकिन वही आरव इन चीखे से परेशान होकर अब सीधा घर से बाहर निकल जाता है, और अब आरव की चीखना बंद हो गया था। वही आदमी आरव को देखकर कहते हैं, तुम भी हमारे गांव के मेले को जा रहे हो? वही आरव उसकी बात सुनकर अब बानी को इधर उधर नजर घुमाकर ढूंढने लगा, जो यहाँ पर कहीं भी नहीं थी। वही वो आदमी आरव की नजर को समझकर मुस्करा कर कहता है, वो लड़की मेरे बेटे के साथ मेले में चली गई है। वही आरव ये सुनकर मन में कहता है, ये लड़की अपने आप को समझती क्या है, मुझसे बिना पूछे ऐसे किसी भी लड़के के साथ कैसे जा सकती है। उस आदमी का लड़का जो बानी की उम्र का था, जिसके साथ बानी मेले में चली गई थी, और ये बात जानकर आरव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। शायद उसे अब जलन हो रही थी, बल्कि अब तो सबसे जलन हो रही थी। पहले उन ट्रक वाले ड्राइवर और उसमें उन लोगों से, और अब उस आदमी के लड़के से भी। वहीं दूसरी तरफ बानी जो आदमी के बेटे के साथ अभी मेले में घूम रही थी, जिसका नाम राजवीर था, लेकिन सभी उसे राज कहते थे, जो वही गांव से थोड़े दूर में एक कॉलेज में पढ़ता था। राज, जिसे बानी पहली नजर में अच्छी लग रही थी, इसलिए वो अब कोशिश कर रहा था बानी को इम्प्रेस करने के लिए। वही बानी जो राज के साथ बस फ्रेंडली होकर मिला एंजॉय कर रही थी। इसी तरह आप पूरा दिन गुजरने लगा था, और वही अब मेले में रात का नाइट शो होने वाला था।
जिस पर राजू परफॉर्म करने वाला था और उसने ये बात बानी को भी बताई थी कि राज और उसके कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स इस नाइट शो में एक प्ले करने वाले हैं जो वो पहली बार कर रहे हैं। इसलिए बानी भी अब उसका शो देखने वाली थी। गांव के बीच में एक बहुत बड़ा स्टेज बनया गया था जिसे अच्छे से डेकोरेट किया गया था प्ले के हिसाब से। वहीं राज अपने शो की अब तैयारी कर रहा था और अभी बानी राज के साथ उसके कुछ दोस्तों से बात कर रही थी कि तभी राज को पता चलता है कि वो उसकी पार्टनर ने एकदम से प्ले करने से मना कर दिया है, जिससे राज और उसके दोस्त परेशान हो गए थे क्योंकि अब बहुत कम टाइम था उनके पास, इसलिए वो क्या करे उन्हें समझ नहीं आ रहा था। इस शो में राज कर पार्टनर का होना जरूरी था क्योंकि वो एक लव स्टोरी वाला प्ले कर रहे थे जो बहुत सिंपल था। वहीं बानी उन सभी को देखकर बुरा लगता है, लेकिन तभी उसे भी याद आता है कि वो भी गांव में लड़का बनकर रामलीला में राम बन जाती थी तो वो राजू को पार्टनर भी बन सकती है। इसलिए बानी राजू और उसके दोस्तों से खुद ही बोल देती है कि वो राजू की पार्टनर बन सकती है अगर उन्हें कोई शिकायत न हो। वहीं ये सुनकर राज और उसके दोस्त सभी बानी को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि बानी खुद बोल रही है। इसलिए राज बानी को खुश होते हुए बोला, क्या तुम श्योर हो बानी? दोस्त बानी ने कहा है ना कि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, तो तुम मान क्यों नहीं रहे हो? पता है मुझे डांस करना कितना ज्यादा पसंद है और तुम्हें पता है मेरी एक्टिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी है। मैं तो बस मौका ढूंढती रहती हूँ कि मुझे डांस करने का एक मौका मिल जाए। अच्छा अब ये सब छोड़ो और मुझे बताओ क्या करना है? बानी ने अब जल्दी से पूछा, जिसे से राज के एक दोस्त ने कहा, ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस एक म्यूजिक होगा जिसमें तुम्हें थोड़ा डांस करने के साथ प्ले करना होगा। ओके बानी अब मैं तुम्हें हमारे प्ले की स्टोरी बताता हूँ। हमारे प्ले में एक सुंदर से राजकुमार का दिल एक बिगड़ी हुई और घमंडी राजकुमारी में आ जाता है, जिसे राजकुमार जबरदस्ती अपने महल में ला देता है और उसे मानने की कोशिश करता है कि राजकुमारी अपनी जिद छोड़ दे और वो भी ये मान ले कि वो भी राजकुमार को प्यार करती है। द एंड में राजकुमार राजकुमारी की अक्कड़ को निकाल देता है, जिससे राजकुमारी सुधर जाती है और राजकुमारी राजकुमार से प्यार करने लगी और राजकुमार को उसकी राजकुमारी मिल जाती है। ये ही हमारी स्टोरी है। वही ये सुनकर बानी को ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा फील हो रहा था कि जैसे ये स्टोरी उसकी लाइफ से कनेक्ट है। फिलहाल उसकी लाइफ में राजकुमार कुछ ज्यादा बिगड़ा हुआ और घमंडी है। वही बानी ये सब सोच रही थी कि तभी राज बानी को होश में लाते हुए कहता है, बानी क्या हुआ तुम्हें, तुम कर तो लोगी ना? वही बानी अब जल्दी से सेंस में आती है और राज की बात सुन रहा हाँ मैं सर हिला देती है। इस बात से अनजान की आरव वही दूर खड़ा सब कुछ देख भी रहा है और सुन भी रहा था। चैप्टर 54। बानी इस तरह मिरर के सामने खड़ी हो अपने आप को देखकर खुश हो रही थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। बानी ने इस वक्त फुल स्लीवी लॉन्ग ब्लू कलर का सिंड्रेला गाउन पहना हुआ था और अपने बालों को खुला छोड़ा था और कानों में छोटे छोटे टॉप्स पहने हुए थे जिसमें बानी सिंड्रेला ही लग रही थी। तभी बानी अपने होठों को देखती है जिस पर उसने अभी तक लिपस्टिक नहीं लगाई हुई थी और बानी को अपने होठों पर लिपस्टिक ज्यादा पसंद था। वो लिप बाम वाली बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि बानी को हमेशा से मेकअप करना पसंद था और आज तो वो खुद ही अपने आप को सजा रही थी, आखिर वो अब एक राजकुमारी जो थी। तभी बानी के पास राज का दोस्त आता है जो उसे स्टेज पर जाने के लिए कहता है। वही इस वक्त राज का दोस्त घबराया हुआ था जिसे देखकर बानी हंसते हुए बोली, यार तुम डरो मत, मैंने कहा ना मैं संभाल लूंगी। अब देखो बानी कितनी बिगड़ी हुई और घमंडी राजकुमारी के जलवे। ये कहकर बानी बिना राज के दोस्त की बात सुनकर स्टेज की तरफ चली जाती है।
जिसके बाद राज का दोस्त अपने दिल में हाथ रखकर सांस लेते हुए कहता है, पता नहीं यार आखिर क्या लोचा चल रहा है। खैर छोड़ो, हमें प्ले से मतलब है। ये कहकर खुद भी स्टेज की तरफ चला जाता है। वही सभी गांव वाले स्टेज के सामने भीड़ में अपने बीबी बच्चे के साथ बैठे हुए थे। आज खुद भी वो ये प्ले पहली बार देखने वाले थे, जिसके लिए सभी एक्साइटेड थे। आखिर सामने स्टेज में क्या होने वाला है, जैसा आप लोगों भी होंगे गांव वालों के साथ देखकर। अभी स्टेज पर पर्दा लगा हुआ था और वही बानी पर्दे के पीछे अब बीच स्टेज पर जाकर खड़ी हो जाती है। और तभी एकदम से स्टेज में से पर्दा उठ जाता है और वही बानी अब बिगड़ी हुई राजकुमारी बन जाती है। बानी अभी अपनी दासियों पर हुक्म चला रही थी और उनसे अपने खूबसूरती के बारे में पूछ रही थी। अच्छा बताओ, मैं कितनी खूबसूरत हूँ, या और कोई है जो मुझसे खूबसूरत लग सकता है? राजकुमारी जी, आपके सामने दूसरी राजकुमारियां कुछ भी नहीं है। आप इस दुनिया की सबसे खूबसूरत राजकुमारी है। वहीं बानी अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाती है और मिरर के सामने अपने लंबे बालों को कंघी करते हुए अपनी खूबसूरती पर घमंड करते हुए बोली, वो बात तो है कि मैं जितनी खूबसूरत हूँ उतना दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता है। तभी एकदम से कोई बानी के पीछे आ जाता है, जिसे बानी मिरर में देख लेती है और वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर देती हैं, क्योंकि अभी उसके पीछे राज को खड़ा होना था, लेकिन राज की जगह वहां पर आरव खड़ा हुआ और वो भी राजकुमार के कॉस्ट्यूम पहनकर। वाइट कलर की मोतियों से बनी हुई कमीज और ब्लैक कलर की पेंट पहनकर, जिसमें आरव हॉलीवुड हीरो की तरह प्रिंस लग रहा था। आरव को देखकर बानी कुछ रिएक्ट कर पाती, तभी आरव बानी को देखकर उसका चाहने वाला राजकुमार बनकर अपनी दिलकश आवाज में कहता है, इसमें कोई शक है प्रिंसेस की कोई तुमसे ज्यादा खूबसूरत हो सकता है। इसलिए तो मुझे तुम और तुम्हारी खूबसूरती भा गई है और मैं तुम्हें अपनी क्वीन बनाने के लिए तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। सी कहते हुए आरव ने बानी को अपने कंधे पे टांग दिया और बानी जोर जोर से चिल्लाने लगी, जिसे देखकर गांव वाले हंसने लगे, क्योंकि बानी के खुले बाल पूरे चेहरे पर बिखरे हुए आ गए थे और वो पेड़ पर लटकने वाली चुड़ैल लग रही थी। वहीं तभी स्टेज पर पर्दा बंद हो जाता है, जिसके बाद आरव बानी को अपने शोल्डर से नीचे उतार देता है और वहीं बानी आरव से कुछ पूछ पाती है। उसकी नज़र राज पर जाती है, जिसके हाथ से पट्टी लगी हुई थी, जिसे देखकर वो राज के पास आती है और उसकी चोट देखकर पूछती है, उसे ये चोट कैसे लगी? जिससे राज एक नज़र आरव को देखता है और बानी से थोड़ा दूर होकर बानी के सवाल को इग्नोर करके कहता है, बानी वो सब बाद में बता दूंगा, तुम प्लीज प्ले पर ध्यान दो। और अब वो सर मेरी जगह तुम्हारे साथ परफॉर्म करेंगे। वही ये सुनकर बानी आरव से देखने लगी। तभी कुछ देर बाद स्टेज पर बानी आस-पास पर रखा और सामान को गुस्से में पटक देती है और गुस्से में चिल्ला चिल्ला कर कहती है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे मेरे महल जाना है, नहीं रहना है मुझे। वहीं तभी उसके पास आरव आता है, जिसके हाथ में इस वक्त एक सुंदर सा मोती का हार था जो बानी को पहनाने लग रहा था, जिसे बानी अपने हाथों से खींच कर तोड़कर आरव से कहती है, मैं तुम्हारे इस मामूली सी हार से खुश नहीं होने वाली। राजकुमारी हूँ, मुझे पाना इतना आसान नहीं है, तो अपना ये ख्वाब देखना छोड़ दो। वही राजकुमार बना हुआ आरव मुस्कराकर बोलता है, प्रिंसेस, ख्वाब मैं देखता नहीं हूँ, बल्कि खुद ही अपना बना लेता हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? बानी ने आंख चढ़ाते हुए पूछा। तभी आरव उसका हाथ पकड़कर उसे गोल गोल घुमाते हुए ये गाने लगा। हेलो रीडर्स, आगे का चैप्टर रीड करने से पहले अपना हेडफोन लगाकर इस म्यूजिक को प्ले करें। चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा। आई होप आप सभी रिलेट कर पाएंगे। चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में
समा जा, धीरे धीरे सपनों की सुनी सुनी दुनिया बसा जा, चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा, धीरे धीरे सपनों की सुनी सुनी दुनिया बसा जा हो, चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जाए मैम, धीरे धीरे सपनों की सुनी सुनी दुनिया बसा जा। वहीं बानी अब आरव का हाथ छुड़ा लिया और घमंड भरी मुस्कुराहट के साथ आरव को देखकर अपने कदम पीछे लेते हुए उसे देखकर गाने गाते हुए कहने लगी, ऐसे सताना, हारी मैं हारी ये तेरी बातें झूठी हैं सारी, ऐसे सताना, हारी मैं हारी ये तेरी बातें झूठी हैं सारी। वहीं आरव उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बानी के पास आ जाता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है कि फिर भी बानी की आंखों से देखकर कहने लगा, हे, चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा, धीरे धीरे सपनों की सुनी सुनी दुनिया बसा जा, चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा हो, धीरे धीरे सपनों की सुनी दुनिया बसा जा। वहीं अब बानी आरव को इग्नोर करके स्टेज पर बने हुए नकली रूम से बाहर जाने के रूम की खिड़की को जैसे ही खोलती है, तभी उस खिड़की के खोलने से वहां पर सामने आरव बैठा हुआ था, जो बानी को देखकर खिड़की से जंप करके अंदर आ जाता है और खिड़की बंद करके बानी का हाथ पकड़ कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे बानी आरव के सीने से लग जाती है और वहीं आरव उसके बाल को मैं उंगली घुमाते हुए गाने लगा, ये जिद है बुरी, कोई रिश्ता तो जोड़ दे, कोई रिश्ता तो जोड़ दे। वहीं बानी उससे अपना हाथ झटक कर आरव को दूर कर देती है और उसे देखकर मुंह बनाकर गाने लगी, चल जाने भी दे, मेरी बाहें छोड़ दे, मेरी बाहें तो छोड़ दे। वहीं आरव मुस्कराकर फिर से बानी के पीछे उसे अपने बालों में हाथ घुमाकर गाने लगा, इसी तो अदा पे मेरा दीवाना दिल धड़के। वहीं बानी आरव से दूर होकर खड़ी हो जाती है और फिर आरव जैसे ही उसके पास आता है तो बानी उसके सीने पर धक्का देते हुए दूर करते हुए गाने लगी, हाँ, तेरे जैसे ही होते हैं यहाँ क्या लड़के। वहीं आरव बानी के सामने उसके घुटने के बल बैठ जाता है और अपनी बाहें फैलाकर इजहार करते हुए ये कहने लगा, हाँ, तुझको ढसम मेरी, हाथ छुड़ा के अब ना जाओ, धीरे धीरे सपनों की सुनी सुनी दुनिया बसा जाओ, चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जाओ, धीरे धीरे सपनों की सुनी दुनिया बसा जा। वहीं अब आरव बानी के सामने अपनी खुली बाहें नीचे कर लेता है, क्योंकि बानी अभी भी उसकी फीलिंग को समझ नहीं रही थी। इसलिए अब आरव बानी के सामने अपना सर झुकाकर अब नम आंखों से बानी को देखने लगा और गाने कहने लगा, यूं बीती जाए अपने मिलने की घड़ी, अपने मिलने की ये घड़ी। वहीं आरव की नम आंखों को देखकर बानी का दिल पिघलने लगा, लेकिन तभी वो आरव के सामने अपनी पीठ फेर कर गाने लगी, मैं बोलूं तो क्या, कैसी मुश्किल आ पड़ी, कैसी मुश्किल ये आ पड़ी। हाँ, वहीं आरव बानी से दूर होते हुए अब मुस्करा कर जाने लगा और ये गाने लगा, आए, दिल कहता है किसी दूजी से दिल लगाऊं। वहीं ये सुनकर बानी पलटकर आरव का हाथ पकड़कर अपना सर न मैं हिलाका बोली, ना ना ना, ऐसा करे तो खा के ये जहर मैं मर जाऊं। वहीं आरव बानी को इग्नोर करके फिर से जाने लगा और फिर एक लड़की जो वहां पर उसी वक्त आती है, जिसे देखकर आरव उस लड़की के साथ डांस करने लगा और बानी को दिखाते हुए गाने लगा, आम, राजकुमारी का बनूंगा मैं तो सपनों का राजा, हाहा, तेरे जैसी लाखों मेरे आगे पीछे होंगी, तू जा जा। वहीं ये सुनकर बानी रोने लगी और आरव के साथ डांस करने वाली लड़की को दूर करके आरव के हाथ अपनी कमर पर रखकर रोते हुए बोली, ना बाबा, ना रे, ना दे सजा रे आके मुझे तू गरवा लगा रे, ना बाबा, ना रे, ना दे सजा रे आके मुझे तू गरवा लगा रे। आए, चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा, धीरे धीरे सपनों की सुनी सुनी दुनिया बसा जा, चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा, धीरे धीरे सपनों की सुनी सुनी दुनिया बसा जा। हम सोचा नहीं था ऐसे मिलेंगी एक दूसरे से राहें, हमारी सोचा नहीं था
ऐसे मिलेंगी एक दूसरे से राहें हमारी। हाँ, चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा, धीरे धीरे सपनों की सुनी सुनी दुनिया बसा जा। चोरी चोरी चुपके से आके आंखों में समा जा, धीरे धीरे सपनों की सुनी सुनी दुनिया बसा जा। वहीं अब बानी की आंखें में आंसू देखकर अब आरव जो प्ले में बना हुआ राजकुमार को विश्वास हो गया और वो मुस्करा देता है। मतलब अब बिगड़ी हुई राजकुमारी सुधर गई है और उसे सच्चे दिल से प्यार करने लगी। इसलिए आरव प्यार भरी नजरों से मुस्कराकर बानी को देखने लगा और वहीं बानी आरव को। वहीं तभी दोनों एक दूसरे की आंखों में खोने लगते हैं, जिससे दोनों इस वक्त भूल जाते हैं कि वो ये अभी तक बस ये एक प्ले कर रहे थे और अब प्ले खत्म हो गया है। लेकिन वो दोनों एक दूसरे में इतना खो जाते हैं, सब कुछ भूलकर आरव और बानी एक दूसरे के होठों पर किस करने लगे। और वही गांव वाले उन्हें किस करते हुए देखकर हैरान हो गए थे। जहां सारी गांव की औरतें अपनी आंखें बंद कर देती है तो कुछ उठकर अपने बच्चों को लेकर जाने लगी। तो वही गांव के सारे आदमी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे, क्योंकि ये सब उनके लिए अपमान की बात थी। चैप्टर 55। वही बानी और आरव दोनों गांव वालों के सामने थे। अभी अभी जो कुछ भी हुआ था, बानी खुद भी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, लेकिन वही आरव कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए वो नॉर्मल था। तो वही गांव से लोग उन दोनों पर भड़के हुए थे। तभी गांव का मुखिया आरव और बानी से कहता है, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन तुमने अभी कुछ देर पहले जो सब किया है उसके लिए तुम्हें हमारी बात माननी होगी। अगर इस मामले को आज रफा दफा नहीं किया गया तो आगे हमारे बच्चे तुम्हें देखकर यही करेंगे। तुम्हारा क्या है, तुम शहरी लोगों को हमारी भावना से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन हमें तो बहुत पड़ता है। वहीं ये सुनकर बानी डर रही थी, इसलिए वो कसकर आरव को एक बाहे को थाम लेती है, जिसे आरव महसूस कर रहा था। लेकिन तभी वो गांव के मुखिया से अकड़ से कहता है, तुम मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें और तुम्हारा ये गांव एक बार मैं ही तबाह कर सकता हूँ। तो आप लोग मुझे और बानी को धमकाने की कोशिश भी मत करना। हमें आपसे और आपके किसी भी गांव वालों से कोई मतलब नहीं है। वही ये सुनकर गांव वाले कहते हैं, तुम कोई भी हो, हम तुमसे नहीं डरते हैं। तुमने जो किया उसे उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। अगर तुम भुगतान नहीं करोगे तो तुम और ये लड़की यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते हो। वही ये सुनकर बानी डर जाती है और आरव को धीरे से कहती है, बॉस अब हम क्या करेंगे? ये लोग तो मुझे आपसे भी ज्यादा खड़ूस लग रहे हैं। वही ये सुनकर आरव बानी को घूर कर देखता है और दांत पीसते हुए कहता है, मुंह बंद करो अपना, मैं बात कर रहा हूं ना। आई कैन हैंडल इट दिस ओके। क्या हैंडल करेंगे आप? देख रहे हैं इन्हें, ये पूरा गांव है और आप अकेले। हाँ, मैं भी साथ हूँ, पर मुझे मुंह से लड़ना आता है न कि हाथ पैरों से, इसलिए बोल रही हूँ। आप इनसे ज्यादा बहस मत करिए प्लीज, हम दोनों सबसे माफी मांग लेते हैं, यही अभी अच्छा है। बानी ने आरव की बात उसे समझाते हुए कहा, जिससे आरव उसे कहता है, मैं और माफी, और वो भी इन लोगों से। आयु काजी, आई एम आरव खुर्राना, जो न माफी मांगता है और नहीं देता है। और मैं किसी से ने नहीं डरता हूँ, सब मुझसे डरते हैं, और शायद तुम भी, तो मुझे डिस्टर्ब मत करो। वही ये कहकर आरव सामने गांव वाले लोगों से कहता है, मैं आप लोगों को वार्न कर रहा हूँ, हम यहाँ से जा रहे हैं, और अगर अब मैं किसी ने हमें रोका तो आप लोगों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वही अब आरव गांव वाले को धमकी देकर बानी का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगा था कि तभी एकदम से सभी गांव वाले ने अपनी लंबी लाठिया के साथ आरव और बानी को घेर लिया, जिससे आरव सभी को घूरने लगा और वही बानी घबरा गई। देख छोरे, अभी भी प्यार से समझा रहे हैं, हमें मजबूर मत करो कि हम तुम दोनों को कोई नुकसान पहुंचाए। हमारी बात मान जाओ। गांव वालों ने फिर से आरव से कहा, जिससे बानी आरव को अब रोते हुए कहती है, बॉस प्लीज अपना ईगो छोड़ दीजिए,
वरना आपकी वजह से मुझे भी अपनी जिंदगी से हाथ धोना बैठना पड़ेगा। वैसे आरव कमजोर नहीं था, नहीं उसे किसी की धमकी और डराने से कोई फर्क पड़ता था, और उसे झुकने की आदत तो बिल्कुल भी नहीं था, और वो खुद लड़कर इन लोगों का सामना कर सकता था। लेकिन अभी सिचुएशन बहुत ज्यादा अलग थी, क्योंकि अभी उसके साथ बानी थी, जिससे आरव को न चाहते हुए भी बानी की वजह से आरव को गांव वालों के सामने झुकना पड़ता है। और वो गहरी सांस लेते हुए उन सभी लोगों से कहता है, ठीक है, मैं आप लोगों का हर्जाना भुगतने लिए तैयार हो। अगर आप लोग चाहते हैं कि मुझे आप सभी से माफ़ी मांगूं तो मैं तैयार हूं, लेकिन उसके बाद आप लोग हमें नहीं रोक सकते हैं। कहते हुए अब आरव और बानी गांव वालों के सामने माफी मांगने ही लगे थे कि तब गांव का मुखिया आरव से कहता है, ये मसला इतना आसान नहीं है जो तुम माफी के साथ हमसे बचना चाहते हैं। वही ये सुनकर आरव की आंखें छोटी छोटी हो जाती है और वो तभी कहता है, आप आखिर क्या चाहते हैं? वही ये सुनकर गांव का मुखिया सभी गांव के लोगों को देखता है, जो उसे देखकर अपना सर हिला देते हैं और आरव और बानी से दूर हो जाते हैं। वही अब गांव का मुखिया आरव से अब कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम दोनों ने गलती करके हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करी है और तुम दोनों अब उसे सुधारना चाहते हो, तो तुम दोनों को पूरे गांव वालों के सामने एक दूसरे से शादी करनी होगी। वही ये सुनकर आरव के साथ बानी बहुत ज्यादा शॉक्ड में आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे को देखकर बोलते हैं, शादी। वहीं दूसरी तरफ वीर के विला में वीर, जो अभी ऑफिस से आया था और आते ही जैसे ही अपने रूम में जाने लगता है कि तभी उसे इंद्र जी के रूम की लाइट ऑन दिखाई देती है, जो अपने रूम में खिड़की के पास पास खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे। वही वीर अपने कदम अपने रूम की तरफ रोक लेता है और इंद्र जी के पास उनके रूम में चला जाता है और उन्हें सिगरेट पीते हुए देखकर वीर उन्हें नाराज होते हुए बोला, दादाजी, आप जानते हैं ना, आपको डॉक्टर ने स्मोक करने से साफ मना किया है, फिर भी आप कैसे अपनी हेल्थ के साथ ऐसे लापरवाही कर सकते हैं? ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, और अगर आरव को पता चला तो वो आपसे गुस्सा हो जाएगा। यू इडियट, मुझे अच्छे से पता है मेरी हेल्थ के बारे में, वैसे भी मैं हफ्ते में एक बार स्मोक कर सकता हूँ, तो इट्स नॉर्मल। तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। जाओ, तुम्हारी वाइफ रूम में है तो तुम यहाँ पर मेरे पास क्यों आए हो? सो गो। इंद्रजी ने बहुत शांत आवाज में सिगरेट के कश लेते हुए कहा, जिससे वीर गहरी सांस लेते हुए कहता है, आई नो आप आरव को मिस करते हैं, पर वो कैसा है आप जानते हैं न, उसे ज्यादा लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है। इनफैक्ट वो मेरे साथ भी ज्यादा देर तक नहीं रहता है। वो तो मैं हूँ जो उसे अकेला भी छोड़ता था, क्योंकि जनता था आरव अभी तक अपने दर्द को भी भुला पाया है, इसलिए ऐसा हो गया है। पर दादाजी, बचपन में आपने एक बार कहा था ना, रात के काले अंधेरे के बाद सबसे पहले सूर्य को किरण पहले ही तो पूरे दिन के उजाले की दस्तक देती है, और देखना वो किरण जल्द ही आरव के पास भी आ जाएगी और आरव बिल्कुल बदल जाएगा और आपका सपना भी पूरा हो जाएगा। वहीं इंद्रजी वीर की बात सुनकर सिगरेट को खिड़की से बाहर फेंक देते हैं और फिर वीर की तरफ देखकर कहते हैं, तुम मुझे बहलाने की कोशिश कर रहे हो बच्चे, मुझे ये सब पहले से पता है और मैं जानता हूँ कि मेरे आरव जिंदगी में खुशियाँ जरूर होंगी। तुम्हें मुझे अपनी ये बचकानी सिंपैथी देने की जरूरत नहीं है, यू फूल। वही ये सुनकर वीर अपना मुंह टेढ़ा कर लेता है और फिर उन्हें कहता है, पता नहीं मैं क्यों यहाँ पर आपके पास अपनी इंसल्ट करवाने आया, जा रहा हूँ यहाँ से। मेरे पास मेरी वाइफ है और अभी मेरा बेड टाइम है, सो गुड नाइट। कहते हुए वीर वहां से निकल जाता है और वहीं इंद्रजीत, जिसे वीर के जाने से कोई मतलब नहीं था, वो रात के अंधेरे में आसमान में टिमटिमाते हुए तारे देखकर खुद से कहते हैं, मेरे आरव की लाइफ इन स्टार पर टिकी नहीं रह सकती है। उसे बीते हुई परछाई को भूला कर आगे बढ़ना होगा।
वो अकेला नहीं होगा। जब तक मेरे पास जितना टाइम बचा है मैं आरव की शादी करवा दूंगा और आरव को मेरी बात माननी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ वीर के रूम में वही वीर जैसे ही अपने रूम का दरवाजा खोलता है तो सीधा बेड पे देखता है जहां पर निधि वाइट कलर की नाइटी पहनकर आराम से सो रही है, जिसे देखकर वीर अपना कोट उतार कर सोफे पे तक जाता है और निधि के पास आकर खड़ा हो जाता है और थोड़ा सा निधि के ऊपर झुककर मुस्कुरा कर धीरे से कहता है, तो मेरी बीवी ने पहले से ही मुझसे बचने के लिए तैयार कर रखी है। पर कोई बात नहीं है, कब तक ऐसे मेरे आने से पहले सोने का प्लान बनाऊंगी। कभी ना कभी तो तुम मेरे हाथ आओगी। आई प्रॉमिस तुम्हें उस समय सोने नहीं दूंगा। जितनी रात तुम्हें आराम से सोना है सो जाओ, क्योंकि उसके बाद सारी रातें सिर्फ मेरी होंगी। और ये कहकर वीर सोते हुई निधि के होठों पर सॉफ्ट किस कर देता है और किस करने के बाद वॉशरूम के अंदर चला जाता है, जिसके बाद निधि एकदम से उठ जाती है और अपने दिल पर हाथ रखकर जोर जोर से सांस ले लगी और वही उसकी दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी, क्योंकि अभी कुछ वो बस सोने का नाटक कर रही थी वीर से बचने के लिए, क्योंकि सुबह वीर उसे बम फोड़ कर जो गया था। निधि, ये आदमी बहुत ज्यादा डेंजरस है। पता नहीं कब तक तू ऐसे बचती रहेंगी। सच में जिस दिन इसके हाथ लग गई ना, मुझे कच्चा चबा देगा। निधि ने खुद से डरते हुए कहा। तभी वॉशरूम के दरवाजे के खुलने की आवाज सुनाई दी, जिससे निधि वापस बेड पे लेटकर सोने की एक्टिंग करने लगी। वहीं वीर चेंज करके बेड पे आ जाता है और निधि के बगल में लेट जाता है, जो पीठ फेर के सोई हुई थी। वही वीर का एहसास निधि को हो रहा था कि वो उसके साथ में आकर लेट गया है और वो अब डर रही थी कहीं वीर उसके साथ कुछ उल्टी हरकत न करे, जिससे बचने के लिए वो सीने को एक्टिंग कर रही है। वो ये सोच ही रही थी कि तभी एकदम से उसे झटका लगता है, क्योंकि वीर ने उसे पकड़कर अपने सीने से लगाकर अपनी बाहों में भर लिया था, जिससे निधि का दिल जोरों से धड़कने लगा। लेकिन इसी बीच में निधि ने अपनी आंखें नहीं खोली, क्योंकि उसे पता था सोते हुए वो निधि को परेशान नहीं करने वाला। लेकिन तभी कुछ देर बाद निधि जो वीर के सीने से लगी हुई थी, उसे फील होता है कि वीर ने उसे बस अपनी बाहों में भरकर अपने करीब सुलाया हुआ है और अब खुद भी सो चुका है, जिसे अब सोते हुए देखकर निधि ने चैन की सांस ली और खुद भी अब वीर के सीने में सर रखकर अपनी आंखें बंद करके सो जाती है। चैप्टर 56। आरव दूल्हा बनकर मंडप पर बैठा हुआ था, जहां पर पंडित जी उसके सामने मंत्र शुरू कर रहे थे। लेकिन तभी पंडित जी ने वधू को मंडप पर लाने के लिए कहा, जिससे कुछ देर बाद बानी लाल रंग के मोतीदार लहंगे में दुल्हन बनकर आरव के सामने से आ रही थी, जिसे आरव एक टक देखा जा रहा था। उसने पहले भी बानी को दुल्हन के जोड़े में देखा हुआ था, लेकिन उस समय इतना ध्यान ही नहीं दिया था कि बानी की सुंदरता सच में किसी भी दिल को छू सकती है, जैसे अभी आरव के दिल को छू रही है। बानी आरव के साथ आकर खामोशी के साथ चुपचाप बैठ जाती है, जिसे देखकर आरव अब बानी को न देखकर सामने हवन कुंड में की जलती हुई आग को देखने लगा। हाँ, मैं तैयार हूँ। अगर आप लोगों को हमारी शादी हो करानी है तो फिर ठीक है। वहीं बानी आरव की ये बात याद कर रही थी, जब उसने गांव वालों के सामने शादी करने के लिए हाँ कहा था। उस समय बानी के पैर से जमीन खिसक गई थी और जो बम आरव ने सिर्फ उस पर ये कहकर फोड़ दिया कि मेरे लिए शादी नाम की चीज से कभी भी कोई मतलब नहीं है और न ही कभी होगा। और अभी हमने जो गांव वालों के सामने राजकुमार और राजकुमारी बनकर बस ड्रामा प्ले किया था, बस शादी भी प्ले समझ करनी है। जैसे कोई शादी नहीं, बस हम कोई प्ले कर रहे हैं। तो मिस लहंगा चोली, कोई गलत फहमी मत पाल लेना, क्योंकि मैं ये सिर्फ हमारी जान बचाने के लिए कर रहा हूँ। ओके, मुंबई पहुँचने के बाद सब नॉर्मल होगा, क्योंकि हमारी शादी जो होंगी वो हमारे लिए असली नहीं होंगी। तो अब तुम्हें मेरे साथ इन गांव वालों के लिए नकली शादी करनी होगी। मंडप पे बानी आरव की तरफ अपना चेहरा घुमाकर देखती है, जो अभी बिल्कुल सीरियस बैठा हुआ था।
तभी बानी अपना सर झुका लेती है और उसकी आंखें में एक आंसू की बूंद गिर जाती है, जिसे बानी रोकती भी नहीं है और रोते हुए मन में खुद से कहती है, इनके लिए सब कुछ एक नाटक है और इन्हें किसी की फीलिंग्स की कोई परवाह ही नहीं है और मेरी तो बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी बानी तेरी परवाह क्यों होंगी? इन्हें तो बस खुद से मतलब है और ये शादी भी बस गांव वाले से बचने के लिए ही तो कर रहे हैं। तो फिर ठीक है, मैं भी इस शादी को नहीं मानूंगी। तभी पंडित जी आरव और बानी को फेरे लेने के लिए कहते हैं, जिससे आरव खुद बानी का हाथ पकड़कर उसे फेरे के लिए उठा लेता है क्योंकि बानी सोच में ही गुम हो गई थी। जहां पंडिती जी अब उन्हें फेरे के वचनों के साथ उन्हें उनका मतलब समझा रहे थे, तो वहीं आरव बानी एक दूसरे से का हाथ पकड़कर भी अनजान बन रहे थे क्योंकि दोनों जानते थे कि उन्हें न तो कोई वचन निभाना है और न ही इन वचन को समझकर भी दोनों एक साथ रहना है। वहीं आरव बानी के गले में अपने नाम का मंगलसूत्र अपने हाथ से पहना देता है और बानी की मांग में लाल रंग का सिंदूर भर देता है, जो हल्का सा बानी की नाक में गिर जाता है, जिस पर आरव की नजर भी ही जाती है। कुछ देर बाद आरव अपने सिंपल कपड़े पहनकर गांव वाले और उनके मुखिया के सामने खड़ा हुआ था, जहां गांव वालों सभी खुश थे, जिन्हें अब आरव ने कहा, आप सभी जो चाहते थे हमने कर दिया है, अब आप लोग हमें जाने से नहीं रोक सकते हैं। ठीक है छोरे, अब तुम अपनी लुगाई के साथ यहाँ से विदा कर सकते हो। ये लो अपना फोन और रुको, तुम्हारी नई नवेली लुगाई भी आ रही है। गांव के मुखिया ने आरव को फोन देते हुए कहा क्योंकि उन लोगों ने आरव का फोन ले लिया था, जिससे आरव अपने गार्ड्स को नहीं बुला सकता था और न ही किसी से हेल्प ले पाया था, इसलिए तो आरव शादी के लिए मान गया था। वहीं मुखिया की बात सुनकर फाइनली आरव को लुगाई का मतलब समझ में आ रहा था, जो वो ट्रक में बैठे हुए आदमी का नहीं समझ पाया था कि लुगाई का मतलब वाइफ होता है। मतलब उस समय ट्रक में बैठे हुए आदमी को बानी भी उसकी वाइफ लगी थी। आरव ये सोच रहा था कि तभी उसे बानी दिखाई दी, जिसे गांव की औरतें अपने रूम बड़े प्यार और हंसते हैं लेकर आ रही थी। आरव तो जैसे बानी को देखकर उस पर ही खो गया था। हाँ, वो पहले दुल्हन बनकर बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी, लेकिन अभी जो उसने रेड कलर की लाल साड़ी पहनी हुई थी और साथ ही अब मांग में सिंदूर और गले मंगलसूत्र पहनकर को कयामत आरव को लग रही थी। आरव का दिल जोरों से धड़कने लगा था। इसलिए आरव जल्दी से अपने आप में काबू करता है और अपनी नजरें नीचे करके फोन को निकाल कर ऑन कर देता है, तो देखता है कि वीर ने उसे टेक्स्ट मैसेज किए हैं और ये खबर कर दी है कि उसके दादाजी आ गए हैं और उसका बेसब्री से वैट कर रहे हैं। जिसे देखकर आरव उसका कोई रिप्लाई नहीं देता है और फिर किसी को कुछ मैसेज कर देता है। उतने में बानी आरव के पास आकर खड़ी हो गई थी, जहां अब गांव की मुखिया की बीवी बानी और आरव की एक बार आरती उतारती है और बानी के हाथ में दो सुंदर सुंदर कंगन पहना देती है, जो सच में इतने खूबसूरत थे कि बानी ने बेशर्मों की तरह अपने हाथ में पहन भी लिए थे और मना भी नहीं किया था, और अब खुश होकर अपने हाथ में पहने हुए कंगन को देख रही थी, जिसे देखकर आरव को इंसल्ट फील हो रहा था कि बानी कैसे कुछ भी ले सकती है, एक बार भी मना तक नहीं किया। जिससे आरव बानी को कुछ कहता है, तभी मुखिया की बीवी बानी को मुस्करा रही कहती है, मुझे ये कंगन मेरी माँ ने दिए थे जब मेरी शादी हुई थी, लेकिन बेटी मेरी नसीब कोई औलाद नहीं है, न तो मेरा कोई बेटा है जिसकी बीवी को मैं ये कंगन दे पाती और न ही मेरी कोई बेटी है जिसे मैं उसी तरह ये कंगन दे पाती जैसे मेरी माँ ने मुझे दिए थे। ऐसा मौका कभी भी मुझे नहीं मिला था, लेकिन अब मुझे मिल गया है। आज से तुम मेरी बेटी हो, ये बात याद रखना। इसलिए ये कंगन मैं अपनी बेटी समझकर नहीं बल्कि अपनी बेटी को दे रही हूँ। वहीं बानी जैसे ही ये सब सुनती है तो उसे अपनी माँ की याद आ गई थी, जो उसके पास कुछ वक्त के लिए थी, पर जितने वक्त थी वो पल बानी के लिए बहुत अहम था।
इसलिए बानी गांव की मुखिया की बीवी का दर्द समझ सकती थी, इसलिए रोते हुए उनके गले लग जाती है, जिसे गांव की मुखिया की बीवी ममता भरे आंसू बह जाते हैं। क्योंकि उनके पास कोई औलाद नहीं थी, लेकिन आज उन्होंने खुद बानी को अपनी बेटी माना था, तो उनकी ममता बाहर आ रही थी। वो बानी के आंसू को साफ करती है और प्यार से बानी के माथे को चूम कर बोली, शादी के बाद अपनी माँ को भूल मत जाना। ये पूरा गांव आज तेरा मायका है, जब मन करे आ जाना, हम सभी इंतजार करेंगे। वही बानी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, और वही अब आरव के पास गांव का मुखिया आता है, जो उसके कंधे पे हाथ रखकर उसे बानी को देखकर बोलता है, मेरी लुगाई ने क्या कहा सुना? तेरी लुगाई मेरी बेटी है और मैं अब से उसका बाप हूँ, तो एक बाप के नाते तुमसे कहता हूँ, मेरी बेटी का ध्यान रखना, उसे दुख मत पहुँचना। वहीं आरव कुछ नहीं कहता है, बस अब हाँ मैं सर हिला देता है। तभी उसकी नजर राज पर जाती है, जिसका पूरा चेहरा लटका हुआ था, और आरव समझ गया था कि आखिर राज का चेहरा क्यों लटका हुआ है। इसलिए वो राज को देखकर इविल स्माइल करता है, और जैसे ही राज ये देखता है तो उसे सब कुछ याद आ जाता है। छोटा सा फ्लैशबैक। राज अपने दोस्त से कहता है, मुझे बानी पसंद है, मैं इस प्ले के बाद बानी को बता दूंगा कि मुझे उसे प्यार हो गया है। हाँ, पहली नजर वाला प्यार। और वैसे भी बानी ने मुझे खुद कहा था कि वह जिस लड़के के साथ आई है वो उसका बॉस है, जिसके लिए वो काम करती है, तो मतलब साफ है कि अभी तक बानी के दिल का कमरा बिल्कुल खाली है, और अभी मैं वहां पर अपना प्यार भर सकता हूँ। वही ये सुनकर राज के दोस्त ने कहा, अच्छा ठीक है, तू जल्दी से रेडी तो हो जा, मैं बाहर देख कर आता हूँ। ये कहकर वो चला जाता है। वही राज खुश होते हुए बोला, चलो इस प्ले के जरिए मैं बानी को टच भी कर सकता हूँ, थोड़ा थोड़ा। और ये कहकर खुश हो रहा था कि तभी एकदम से किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसकी पीठ पर लगाकर कसकर मोड़ दिया, जिससे उसकी चीख निकल पड़ी। तभी उसने सामने मिरर में अपने पीछे खड़े हुए आरव का अक्ष देखा, तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। फ्लैश बैक एंड चैप्टर 57। राज सब कुछ याद करके आरव से डरने लगा और अपना हाथ देखने लगा, क्योंकि आरव ने इतनी बेरहमी से उसका हाथ मोड़ा था कि उसके हाथ की हड्डी में मोच आ गई थी, और उसे बानी से दूर रहने के लिए कहा था। राज आरव और बानी को देखकर अब उदास होकर वहां से चला जाता है। वही अब बानी और आरव पूरे गांव वालों के साथ सड़क किनारे पर खड़े हुए थे, क्योंकि उन्हें बानी को यहाँ से विदा करना था। बस सभी बस का इंतजार कर रहे थे। वही सबसे ज्यादा आरव, क्योंकि वो अब सब गांव वालों से इरिटेट हो रहा था, क्योंकि सभी आरव से बानी के बारे में बात कर रहे थे, खासकर गांव की औरतें। बेटा, तुम्हारा पति तो बहुत सुंदर दिखता है, गोरा भी है, वैसे शहर में अच्छा कमा तो लेता है। अगर अच्छा नहीं कमा सकता है तो तुम अपने पति के साथ यही रह सकती हो। हमारे पास बहुत ज्यादा जमीन है वहाँ, और तुम्हारा खेती बाड़ी आराम से कर सकता है। कुछ औरतें ने बानी से कहा, जिसे बानी सुन रही थी, और उसे हंसी आ रही थी, लेकिन वही आरव को गुस्सा। तभी दूसरी औरत ने आरव से कहा, तुम कहाँ तक पढ़े लिखे हुए हो? मेरे पति 10वीं कक्षा तक पढ़े, क्या तुम भी 10वीं कक्षा तक पढ़े हो? वही ये सुनकर आरव उस औरत को घूरते हुए बहुत रूड में बोला, मैं स्पेन की टॉप यूनिवर्सिटी में बीसीए ग्रेडक्टेड हूँ। ओह, क्या तुम कम पढ़े लिखे हुए हो? चलो कोई बात नहीं, कोई छोटी मोटी अच्छी सी नौकरी तो तुम्हें मिल हो जाएगी, ताकि तुम हमारी बानी को अच्छा जीवन दे सको। वही उस औरत ने आरव से कहा, क्योंकि उसे आरव की बात का मतलब समझ नहीं पाई थी, और आरव से कम पढ़ा लिखा समझ बैठी, जिससे आरव उन्हें हैरानी से देखने लगा। वही बानी को हंसी आ रही थी, क्योंकि उसे मजा आ रहा था, जिससे आरव बानी को गुस्से में घूरते हुए कुछ कहता, तभी गोली की आवाज सुनाई दी।
जिससे सभी गांव वाले घबरा गए और वही बानी और आरव दोनों सामने देखकर एक दूसरे को देखने लगे। जिससे बानी आरव से बोली, बॉस ये फिर से आ गया, अब हम क्या करें? वही ये सुनकर आरव अब सामने सुल्तान को देखता है, जो अपने कुछ आदमियों के साथ चलकर उन दोनों की तरफ आ रहा है। जिसे देखकर गांव वाले सभी सुल्तान को देखने लगे। वही सुल्तान जैसे ही बानी और आरव के पास पहुंचता है तो उसकी नज़र बानी के सर पे लाल रंग के सिंदूर और गले में पहने हुए मंगलसूत्र पर जाती है, जिसे देखकर सुल्तान शॉक्ड हो जाता है और हैरानी से बानी को देखकर बोलता है, बहना ये सब क्या है? तुमने शादी भी कर ली, और वो भी बिना पूछे। देखो तुम दूर रहो मुझसे, न तो तुम मेरे कोई भाई हो और न ही मैं तुम्हारी बहन। फालतू में मुझसे रिश्ता मत जोड़ो पागल आदमी, बानी ने सुल्तान से कहा। वही ये सुनकर सुल्तान ने कहा, बहना तुम मुझे पागल बोल सकती हो लेकिन प्लीज ये मत कहो कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। देखो मैं अनाथ था लेकिन जिस दिन मैं तुमसे मिला था उस दिन से मुझे तुम्हें अपनी छोटी बहन नजर आने लगी। तुम मेरी बहना हो। बहना हो बस मैं अब और कुछ नहीं सुनूंगा और मैं इस शादी को भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि मुझे इसे आरव खुराना को अपना जीजा नहीं मानना है। ये आदमी बहुत ज्यादा बुरा है, जो मुझे तुम्हारे लिए पसंद नहीं है। चलो मेरे साथ। मैं तुम्हारे लिए इस आरव खुराना से अच्छा लड़का ढूंढकर उसे अपना जीजा कहूंगा। चलो मेरे साथ। कहते हुए सुल्तान ने बिना किसी परवाह के बानी का हाथ पकड़ना चाहा कि तभी आरव ने उसका वही हाथ पकड़कर उसे धक्का देते हुए बानी से दूर कर दिया, जिसे बानी आरव को देखने लगी। वही सुल्तान गुस्से में उठकर अपने आदमियों को आरव को मारने के लिए कहता है, जिससे सुल्तान के सामने गांव वाले अपनी लाठियों के साथ खड़े हो जाते हैं। जिसे देखकर सुल्तान अपनी गन निकालकर उन पर पॉइंट करते हुए कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं यहाँ पर अपनी बहन को लेने आया हूँ और लेकर जाऊंगा। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है और मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाने सकता हूँ। हटो मेरे रास्ते से। अपने खिलौने और अपनी धमकी अपने पास रखो। हम लोग किसी से भी नहीं डरते हैं। ये दोनों हमारे मुखिया जी के बच्चे हैं, जिसे तुम हमारे रहते कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। तो हम तुम्हें कहते हैं, इन दोनों से दूर रहो। गांव वालों ने सुल्तान को रोककर कहा, जिससे सुल्तान गुस्से में उन पर गन चलाने ही लगा था कि तभी गांव का एक आदमी उसके हाथ पर लाठी मार कर गन नीचे गिरा देता है, जिसे उसी समय आरव अपने हाथ में ले लेता है और सुल्तान पर पॉइंट करते हुए सुल्तान के आदमियों से कहता है, चाहते हो कि मैं तुम्हारे बॉस को जिंदा छोड़ दूं, तो अपने हथियार नीचे फेंक दो। वही सुल्तान गुस्से में आरव को देखता है और वही आरव उसे देखकर इविल सी स्माइल करता है, जिससे सुल्तान इमोशनल होते हुए बानी को देखकर बोलता है, देखो कैसे ये आरव खुराना तुम्हारे भाई को जान से मारने की धमकी दे रहा है और तुम इसे रोक भी नहीं रही हो। क्या तुम्हें मेरी प्यार नजर नहीं आता है? बस इस आदमी का प्यार नजर आता है। बहना मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। चलो मेरे साथ, तुम्हारा भाई तुम्हें खुश रखेगा। वही ये सुनकर आरव एक गोली सुल्तान के आदमी पर चल देता है, जिससे सुल्तान आरव को देखकर बोलता है, मुझे तुम इसलिए पसंद नहीं हो क्योंकि तुम मेरे और मेरी बहन के बीच में आते हो। आई हेट यू। वही ये सुनकर आरव सुल्तान को दांत पीसते हुए कहता है, मुझे भी तुमसे यही उम्मीद करता हूँ कि मुझे तुम भी पसंद नहीं हो। वही सुल्तान के आदमियों को अब गांव वाले ने पकड़कर एक साइड बांध लिया था और उनसे उनका हथियार ले लिए थे। और वही सुल्तान को भी कुछ आदमियों को अपने हाथों से पकड़ा हुआ था और अब वो रोते हुए बानी को देख रहा था, जो अब बस पर आरव के साथ बैठ कर जा रही थी, जिसे आवाज देते हुए सुल्तान बानी से कर कहता है, बहना मैं तुम्हें याद करूंगा। मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। मेरा इंतजार करना। और फिर आरव को देख बोलता है, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तेरी वजह से मेरी बहना मुझसे दूर जा रही है।
वहीं आरव को उसकी बात सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बानी सुल्तान को देखकर उसे कहती है, प्लीज मुझे याद मत करना और गलती से भी फिर से मत मिलना, प्लीज प्लीज। वहीं ये कहकर बानी बस में आरव के साथ चढ़ जाती है, जिसे सभी गांव वाले बाय कर रहे थे। तो वही सुल्तान अब रोते हुए छोटे बच्चे की तरह बस के पीछे बहना 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 कहते हुए भागने लगा। वहीं दूसरी तरफ बस के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ थी और बैठने की कोई जगह नहीं थी, जिससे आरव और बानी बस में खड़े खड़े हुए सफर कर रहे थे। वहीं आरव की हालत बुरी हो रही थी, उसके माथे से पसीना पानी की तरह बहने लगा, जिसे बार बार वो अपनी बाजू की सीलिफ से पोंछ रहा था, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी बस में सफर नहीं करा था। वैसे अभी कुछ दिनों से उसके साथ हो रहा था, उससे पहले कहाँ हुआ था, लेकिन अब तो हो गया था। आरव बस की भीड़ से बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा था, बस वो जल्द से जल्द मुंबई पहुंचना चाहता था। बस इसलिए अभी तक अपने आप को जैसे तैसे झेल रहा था। वहीं बानी आराम से बस में खड़ी आराम से खड़ी हुई थी और भीड़ भड़ाके वाली बस में सफर करना उसके लिए आम बात थी, इसलिए बस का हैंडल पकड़कर आराम से खड़ी हुई थी। इस बात से बेखबर कि सामने खड़े हुए दो लड़के बानी को ऊपर से नीचे तक देखे जा रहे हैं, खासकर बानी को साड़ी के अंदर से झांकती हुई गोरी कमर को, जिससे उनकी नीयत खराब हो रही थी। इसलिए वो धीरे धीरे भीड़ का भरपूर फायदा उठाकर उनमें से एक लड़का बानी को कमर पर जोर से चिमटी काट देता है, जिससे बानी एक पल के लिए डर जाती है, लेकिन जैसे ही सामने खड़े हुए लड़के को देखती है तो गुस्से में उसके गाल पर थप्पड़ जड़ देती है। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि बस में खड़े हुए लोग का ध्यान उन पर आ गया है, और वहीं आरव को बानी के पीछे खड़ा हुआ अपने पसीने को पोंछ रहा था। वो बानी को ऐसे किसी लड़के को मार कर देखकर खुद भी हैरान हो गया था। चैप्टर 58। वहीं बानी जैसे ही आरव को उस लड़के की हरकत के बारे में बताती है, तो आरव की नीली से आंखें गुस्से में लाल हो जाती है और वो उस लड़के को पकड़कर उसके मुंह में जोर से पंच मार देता है, जिससे उस लड़के के मुंह से खून निकलने लगी। वहीं तभी दूसरा लड़का उस लड़के को बचाने के लिए आरव से कहता है, मेरे दोस्त को छोड़ो, उसने कुछ भी नहीं किया है। और फिर बानी को देखकर बोलता है, ये लड़की खुद मुझे और मेरे दोस्त को देखकर इशारे कर रही थी, लेकिन मैंने और मेरे दोस्त ने इसे इग्नोर किया तो इसमें मेरे दोस्त को मारा। वहीं ये सुनकर बानी गुस्से में उस लड़के के पास उसे मारने आ रही थी कि तभी आरव उस लड़के के मुंह बस के पोल में मार देता है, जिससे तो बस वाला भी बस रोक लेता है, क्योंकि बस के अंदर एक्शन वाली फाइट होने लगी थी। जैसे ही बस ड्राइवर ने बस रोकी तभी बस के दरवाजे से वो दोनों लड़के किसी बम की तरह बस से बाहर जमीन पर पटक हुए गिरे, जिसके पीछे अब आरव गुस्से में बाहर आया और उन दोनों लड़कों के बालों को अपने एक एक हाथ से पकड़कर उन्हें एक दूसरे से जोर से टकराकर मारने लगा। वहीं बानी भी बस से बाहर आ गई थी और साथ ही बस में बैठे हुए पैसेंजर भी। आरव उन दोनों लड़कों को बिना कुछ कहे बस गुस्से में बुरी तरह से मारने में लगा हुआ था, जिसे देखकर बानी को मजा आ रहा था, क्योंकि बचपन से उसे मार पीट देखना अच्छा लगता था और अभी आरव गुस्से में उन दोनों लड़कों को एक्शन हीरो की तरह पटक कर मार रहा है, जिससे बानी आरव के लिए अपने दोनों हाथों से क्लिपिंग करने लगी, साथ ही बीच बीच में जोर से सीटी मारने लगी, जिसकी इस हरकत से आरव बानी को देखता है, क्योंकि कैसे वो ये सब एंजॉय कर रही थी। वहीं अब आरव ने उन दोनों लड़के की अच्छे से हजामत कर दी थी। अब आरव अपनी कमीज की स्लीव को सही करते हुए बानी के पास आता है और उसे देखकर बोलता है, नेक्स्ट टाइम से किसी ने छूने की कोशिश करी न तो उसे तो मैं बाद में, लेकिन उससे पहले तुम्हें जान से मार दूंगा, यू इडियट। ये कहकर बस में चला जाता है, जिसके बाद वही खड़ी बानी शॉक्ड में थी। कितनी खतरनाक धमकी दी थी उसने, बेचारी बानी सच में डर ही गई। वहीं दूसरी तरफ
वीर के विला में वीर ऑफिस जा चुका था और वहीं निधि अपने रूम में बैठे हुए कुछ सोच रही थी। किसी के नॉक करने से निधि अपनी सोच से बाहर आई तो दरवाजे पर खड़े इंद्रजी को देखा। सर आप? निधि ने उन्हें देखकर कहा। वही ये सुनकर इंद्रजी मुंह बनाकर कहते हैं, मुझे अच्छा लगता अगर तुम मुझे सर की जगह अपने इडियट हस्बैंड की तरह सिर्फ दादाजी कहती। वही ये सुनकर निधि स्माइल करते हुए इंद्रजी कहती है, सॉरी दादाजी। अब ठीक है, क्या आपको कुछ काम था? हम्मम, ये हुई ना बात। हाँ काम है, तभी एक तुम्हें लेने आया था। इंद्रजी ने अपना कोट सही करते हुए कहा क्योंकि वो कहीं जाने के लिए बिल्कुल रेडी जो थे। जिसे से अब उन्हें रेड्डी और इंद्रजी की बात सुनकर निधि ने न समझी कहा, मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? अरे निधि बेटा, मुझे तुम्हारे साथ कॉफी पीनी है, इसलिए तुम्हें अपने साथ लेने आया हूँ। और पता है हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे फेवरेट कैफे। इंद्रजी ने कहा। वही ये सुनकर निधि ने कहा, अगर आपको कॉफी पीनी है तो मैं आपके लिए खुद बना देती हूँ दादाजी, कैफे जाने की क्या जरूरत है? वही ये सुनकर इंद्रजी अपनी नजर चुराकर खुद से बोले, ओहो, इस इडियट की वाइफ भी बहुत ही सवाल करती है। अब कैसे समझाऊं मुझे क्यों कैफे पर जाना है? दादाजी क्या हुआ, मैं बनाकर लाती हूँ आपके लिए कॉफी, निधि ने जाते हुए कहा था कि तभी ये सुनकर इंद्रजी उसे रोकते हुए बोले, निधि नहीं, आज मेरा बाहर पीने का मन है। चलो अब, तुम भी अपने इडियट हस्बैंड वीर की तरह मुझे इरिटेट कर रही हूँ। वही ये सुनकर निधि कुछ नहीं कहती है और इंद्रजी की बात मानकर हाँ कर देती है। वही अब निधि इंद्रजी के साथ एक छोटे से कैफे में बैठी हुई थी जो पूरा वुड से डिजाइन किया हुआ था। निधि इस छोटे से कैफे को देख रही थी और अभी हैरान हो रही थी कि इंद्रजी इतने छोटे से कैफे में आखिर क्यों आए हैं। क्योंकि वो इंद्र जैसा बड़ा आदमी तो कई बड़े बड़े कैफे में काफी पी सकता था, लेकिन इस छोटे से कैफे में जो लग बहुत प्यारा था लेकिन और कैफे के सामने कुछ नहीं था। वही निधि अब नोट कर रही थी कि इंद्रजी के चेहरे पर हद से ज्यादा स्माइल दिख रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है। तभी इंद्रजी निधि को देखकर अपनी टाई को सही करते हुए अब थोड़ा नर्वस होते हुए पूछते हैं, क्या मैं ठीक तो लग रहा हूँ? क्या ये टाई मेरे सूट के साथ परफेक्ट लगती रही है ना? निधि बेटा जल्दी बोलो ना, क्या मैं हैंडसम लग रहा हूँ ना? वही दादाजी के ऐसे सवाल सुनकर निधि हैरान हो गई कि वो ऐसे क्यों पूछ रहे हैं। लेकिन तभी इंद्रजी को जवाब देते हुए एम कहती है, हाँ दादा आप हैंडसम लग रहे हैं, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? वही इंद्रजी उसे कुछ बोल पाते तभी एकदम से चुप हो जाते हैं, क्योंकि तभी कोई उनके सामने जोर से कॉफी के मग उनके टेबल पर रख देता है। जिससे इंद्रजी नजर उठाकर देखते हैं तो उनके सामने उनकी हम उम्र की खूबसूरत ओल्ड लेडी खड़ी हुई उन्हें गुस्से में घूर कर देख कर अब चली जाती है। जिसके बाद इंद्रजी का मुंह लटक जाता है और वही निधि कंफ्यूज्ड हो गई थी कि अभी अभी आखिर क्या हुआ, इसलिए अब उसी ओल्ड लेडी को देखती है जिसके बाल थोड़े छोटे थे और उसने वाइट टॉप और उसके साथ घुटने तक ब्लैक कलर स्कर्ट पहना हुआ था। देखने में वो आज तक खूबसूरत लग रही है और अभी रिसेप्शन के पास खड़ी हो इंद्रजी को घूर रही थी, जिसे देखकर इंद्रजी रोनी सूरत बनाकर देखने लगे। वही अब उन दोनों को देखकर निधि ने इंद्रजी से कहा, दादाजी क्या आप उन्हें जानते हैं? क्या वो आपकी फ्रेंड है जो आपसे नाराज है? वही ये सुनकर इंद्रजी अब निधि को देखते हैं जिसके चेहरे पर बहुत सारे सवाल दिखाई दे रहे थे। जिससे इंद्रजी उसे कॉफी का मग देते हैं को अब निधि खुद भी पीने लगी और इंद्रजी अपने दोनों हाथों में मिलाकर निधि से गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, शी इज नॉट माई फ्रेंड, शी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन टू मी इन दिस वर्ल्ड डॉट। माई वर्ल्ड इज माइन ओनली बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंस। शी इज माई फर्स्ट एंड ओनली लास्ट लव। शी इज द मदर ऑफ माई चाइल्ड और माई वेरी ब्यूटिफुल वाइफ।
मिसेस आराधना इंद्र खुर्राना, मतलब तुम्हारी दादी। वही ये सुनकर निधि शॉक्ड हो जाती है और हैरानी से आराधना जी को देखने लगी। चैप्टर 59। दादाजी, दादी जी फिर? मेरा मतलब है कि वो इस कैफे में क्या कर रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज आप अच्छे से एक्सप्लेन करिए ना, निधि ने इंद्र जी से कहा। इंद्र जी ने कहा, मेरी वाइफ मुझसे 1 साल से नाराज है, इसलिए वो मुझे छोड़कर यहाँ पर आई है। ये कैफे उसी का है और मैं यहाँ पर अपनी वाइफ को मानने आया हूँ। इसलिए तो तुम्हें लेकर आया हूँ ताकि तुम मेरी हेल्प कर सको मेरी बिगड़ी हुई वाइफ को मनाने की। वो बहुत ज्यादा जिद्दी है, मुझसे भी ज्यादा, लेकिन फिर भी मुझे उसका जिद करना पसंद है। क्या 1 साल से दादी जी गुस्सा है, लेकिन क्यों? आखिर आपने किया है? निधि ने हैरानी से पूछा। वही ये सुनकर इंद्रजी मुंह बनाकर कहते हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये सब कुछ मेरे पोते आरव की वजह से हो रहा है। अगर वो शादी करके मुझे और मेरी वाइफ रीना ग्रैंडफादर बना देता तो तुम्हारी दादी कभी भी मुझसे गुस्सा नहीं होती है। उसे लगता है कि मैं आरव की शादी नहीं करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ मैं क्यों अपने पोते की शादी नहीं करूँगा? आखिर मैं भी तो आरव को उसकी फैमिली के साथ खुश देखना चाहता हूँ। लेकिन मेरा पोता जितना घमंडी है उससे कई ज्यादा जिद्दी, पता है आराधना, और आरव की जिद में फंस कर रह जाता हूँ। वही अब निधि पर सब कुछ समझ में आ जाता है और वो इंद्र जी को मुस्कराकर कहती है, आप दादी जी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना? तो अभी खुद उनके पास जाइए और एक बार प्यार से उनसे बात करिए, देखना वो मान जाएगी। मुझे नहीं लगता है कि मैं मान भी सकती हो, लेकिन अगर तुम कहती हो तो फिर ठीक है, मैं जाता हूँ उसके पास। इंद्र जी ने कहा और फिर रिसेप्शन के पास बैठी हुई और आराधना जी के पास आ गए, जो पेपर पर कुछ लिख रही थी। इंद्र जी आराधना जी पास खड़े होकर प्यार से उनका नाम लेकर बोले, माय लव, ओ मेरी आधू। वही ये सुन आराधना जी नजर उठाकर इंद्र जी को देखती है और फिर मुंह बनाकर चीड़ कर कहती है, इतनी उम्र हो गई, शर्म नहीं आती है फ्लर्ट करते हुए? जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। जब तक तुम आरव की शादी नहीं करवा लेते तो भूल जाओ कि मैं तुम्हारी आधू हूँ। वही ये सुनकर इंद्र जी मुड़ कर निधि को देखते हैं। वही निधि उन्हें कुछ इशारा करती है जिससे इंद्र जी गहरी सांस लेते हैं और फिर आराधना जी के पास आकर उनका हाथ पकड़ लेते हैं, जिसे देखकर आराधना जी घबरा जाती है और इधर-उधर देखने लगी। कहीं कोई देख तो नहीं रहा है। कितनी बार कहना होगा कि जब मैं सामने हूँ तो तुम्हें कहीं और देखने की क्या जरूरत है? इंद्र जी ने कहा। जिससे आराधना जी मुंह में कहती है, मैं नहीं मानूंगी। मैं तुम्हें अभी भी यहाँ पर किस कर सकता हूँ? इंद्र जी ने स्माइल करते हुए कहा। जिससे आराधना जी हैरानी से उन्हें देखने लगी और तभी गुस्से में कहती हैं, यू ओल्ड मैन, आई विल किल यू। आधू प्लीज मान जाओ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आरव की शादी करवा दूंगा, तुम बस मेरे साथ चलो। देखो मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता है, इतना गुस्सा करना अच्छा नहीं है ना? अभी तो हमें एक दूसरे के साथ प्यार से रहना है और आगे जब हमारे ग्रैंड चाइल्ड होंगे तो उन्हें भी प्यार करना सीखना है, और अपनी लव स्टोरी भी, कि हमारी लव स्टोरी भी कितनी ज्यादा स्पाइसी और ट्विस्टिंग हुई थी। माय आधू, माय लव, प्लीज आई लव यू। इंद्र जी छोटे बच्चे की तरह बहुत प्यार से आराधना जी से कहने लगे, जिससे आराधना जी की चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ देर बाद, ये वीर की वाइफ है, सुंदर है ना? पर तुम चिंता मत करो, अब हम भी अपने आरव के लिए निधि की तरह सुंदर और प्यारी लड़की से आरव की शादी करवाएंगे। इंद्र जी ने आराधना जी को निधि से मिलवाते हुए कहा। वहीं निधि आराधना जी के पैर छूने लगी थी, जिसे रोकते हुए आराधना जी ने निधि को अपने गले लगाकर कहा, तुम मेरे लिए मेरी प्यारी बच्ची हो तो मेरे सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं है। वही अब आराधना जी इंद्र जी से कहती हैं,
चलिए, मुझे मेरे पोते के पास जाना है। मैं उससे खुद भी 1 साल में नहीं मिली हूँ। मुझे उसे देखना है। वहीं अब कार में इंद्र जी निधि की तरफ देखते हुए मुस्करा कर कहते हैं, तुम मेरे लिए बहुत लकी हो, तभी तो आधू इतनी आसानी से मान गई। सॉरी, तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड के ऑफिस के सामने ड्रॉप कर रहा हूँ। एक्चुअली हमें आरव से मिलना है। कोई बात नहीं, वैसे मुझे यहाँ पर कुछ काम था। अब आप दोनों जा सकते हैं, निधि ने उन दोनों से कहा और ये कहकर निधि खुराना कंपनी के बाहर खड़ी हुई थी। वहीं इंद्र जी कार में आराधना जी के साथ चले गए, जिन्हें अब साथ में देखकर निधि को खुशी हो रही थी कि उन दोनों में आज भी कितना ज्यादा प्यार है। निधि, जिसने येलो कलर की सिल्क साड़ी पहनी हुई थी और मांग में हल्का सा सिंदूर और गले में मंगलसूत्र को देखकर ऑफिस में सारे कालिग निधि को आंखें फाड़ कर देख रहे थे, क्योंकि एक तो उन्होंने ने निधि को 2 महीने बाद देखा था और ऊपर से अब देख रहे थे तो निधि की शादी हो गई थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि निधि बहुत सुंदर लग रही थी, जिससे ऑफिस मेल कालिक को बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था कि उन्होंने निधि को पहले पटाने की कोशिश क्यों नहीं करी। निधि, जो शादी से पहले बहुत सिंपल सी रहती थी, जिस वजह से कोई भी उसे देखता नहीं था, लेकिन आज वही सिंपल सी दिखने वाली निधि येलो साड़ी में हॉट लग रही थी। खासकर निधि की कमर पर वो तिल, जिसे देखकर वीर भी घायल था। ऑफिस में निधि की जायदा किसी से दोस्ती नहीं थी, क्योंकि वो बस अपने काम से मतलब रखती थी, लेकिन कुछ कालिक जो अच्छे थे, जिनसे निधि कम पर कुछ काम की बात कर लेती थी, जिनमें से 1-2 लोग निधि के पास आकर उसे खुश होते हुए उसकी शादी के मुबारकबाद देने लगे, तो वहीं कुछ लड़कियां जो निधि को देखकर मुंह बना रही थी, क्योंकि वहां पर अभी जितना मेल स्टाफ उन्हें छोड़कर निधि को अटेंशन जो दे रहे थे। फिलहाल सभी लोग निधि को घेर कर खड़े हुए हैं। तभी वीर, जो फोन पर बात करते हुए अपने केबिन से बाहर निकल कर आया था, वो जैसे ही सभी एम्प्लॉय को देखता है और सभी लोग एक जगह किसी को घेर कर खड़े हुए हैं, जिन्हें अब ऐसे देखकर वीर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि कोई भी अपने डेस्क पर नहीं था और न ही कोई काम कर था। वहीं वो लड़कियां जो निधि को देख मुंह बना रही थी, वीर को देख उनकी आंखों में चमक आ जाती है और वो वीर के पास जाकर उन्हें बताती हैं, कोई पुरानी एम्प्लॉय बिना किसी को बताए उनके फ्लोर पे आ गई है और जिस वजह से कोई अपना काम नहीं कर रहा है। वहीं ये सुनकर वीर फोन गुस्से में बहुत सख्त आवाज में कहता है, क्या हो रहा है यहाँ पर ये सब। वीर की आवाज से सारे एम्प्लॉय डर जाते हैं और अपनी अपनी जगह पर जाने लगे, जिससे अब वीर की नजर निधि पर जाती है, जिसे देखकर उसका गुस्सा कहीं छू हो गया था। वही सभी एम्प्लॉय अब डेस्क पर बैठ जाते हैं और वही वो लड़कियां खुश हो रही थी कि अब निधि को वीर बहुत बुरी तरीके से यहाँ से बाहर निकाल देगा, और वो वही एंजॉय करने के लिए एक्साइटेड हो रही थी। लेकिन वही निधि वहां से जाने लगती, जिसे रोकते हुए वीर बोला, मिस निधि, मेरे केबिन में आओ। वहीं ये सुनकर निधि वीर के पीछे उसके केबिन में चली जाती है, जिसे देखकर वो लड़कियां मायूस हो जाती है, क्योंकि जैसा वो सोच रही थी वैसा वीर ने कुछ नहीं किया। पर लेकिन अपने आप को ये कहकर संतुष्ट करती है, शायद अब वीर निधि को केबिन में अकेले में डांट रहा होगा। लेकिन वही वीर ने निधि को दीवार से सटाकर खड़ा किया हुआ था और खुद उसके ऊपर झुककर निधि की कमर पर हाथ रखकर उसे देखकर मुस्कराकर बोला, बीवी, घर में इतना मिस करती हो मुझे कि तुम सीधा ऑफिस ही आ गई। कहीं प्यार तो नहीं हो रहा है मुझसे। वही ये सुनकर निधि पहले वीर के हाथ अपनी कमर से हटा देती है और फिर वीर को दूर करके कहती है, ये आपकी अब तक सबसे बड़ी गलतफहमी है कि ऐसा हो सकता है। मैं यहाँ पर सिर्फ आपसे एक जरूरी बात करने आई थी और कुछ भी नहीं। वही ये सुनकर वीर, जो अब अपनी मास्टर चेयर पर आराम से लीन हो गया था और उस पर झूलते हुए निधि की कमर को देखकर बोलता है, हम्मम, बोलो क्या जरूरी बात करनी है, मैं देख रहा हूँ। वही वीर की बात और उसकी नज़र को फील करते हुए निधि जल्दी से अपनी कमर को साड़ी से कवर कर लेती है
और फिर वीर को गुस्से में घूरने लगी। वही वीर जो मुंह बना लेता है। तभी निधि साफ साफ अब बिना बहस किए वीर को कहती है, मुझे जॉब करनी है, मैं उस घर में अकेली नहीं रह सकती हूँ। बीवी तो मना किसने किया है तुम्हें? ऑफिस फिर से ज्वाइन कर लो। तुम चाहो आज से ही अपनी पहली और मेरी फेवरेट पोस्ट ले लो। सिर्फ मेरी सेक्रेटरी की। मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, वीर ने डेविल स्माइल करते हुए कहा। जिससे निधि वीर को देखकर कहती है, मेरी पूरी बात सुन लीजिए मिस्टर वीर मित्तल, मैंने कहा मुझे जॉब करनी है, लेकिन ये नहीं कहा कि मैं आपका ऑफिस में वापस आना चाहती हूँ। मैंने एक कंपनी में अपना ऑनलाइन इंटरव्यू दे दिया था और मैं वहां सिलेक्ट हो गई हूँ। बस अब वही ज्वाइन करना चाहती थी, बस ये बात आपको बतानी थी। चैप्टर 60। तभी ये कहकर निधि वीर को देखती है, जो पहले डेविल स्माइल कर रहा था लेकिन अभी बिल्कुल शांत है। निधि समझ नहीं पा रही थी कि वीर गुस्सा है भी या नहीं। लेकिन तभी वीर एकदम से अपनी चेयर पर से उठ जाता है और निधि के पास आकर निधि के गाल को अपने थंब से सहलाते हुए बड़े प्यार से कहता है, तुमने जो बात मुझे बतानी थी बता दी ना, और मैंने सुन भी ली। तुम उस कंपनी को सिलेक्ट हो गई है, ये अच्छी बात है। लेकिन तुम वहां पर जॉन नहीं करोगी। वहीं ये सुनकर निधि वीर को कुछ कहती तभी वीर उसके होठों पर अपने थंब से रब करते हुए कहता है, मैंने अपने गुस्से को इस वक्त बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है बीवी, इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे आउट ऑफ कंट्रोल करने की गलती भी मत करना, क्योंकि मैं क्या करूँगा तुम जानती हो, इसलिए तो आज तुम मेरी बीवी हो। वहीं ये सुनकर निधि की आंखें नम हो जाती है और वो नम आंखों से कहती है, प्लीज कबीर को कुछ मत करना, आप जो चाहते हैं मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। कबीर जो उसका दोस्त और शायद जिसे पहले निधि पसंद करती थी। वीर ने कबीर की वजह से अभी तक निधि को ब्लैकमेल किया हुआ था, जिस वजह से निधि ने वीर से शादी भी करी थी। निधि की नम आंखें देखकर वीर को अच्छा नहीं लगता है और वो निधि के माथे पर किस करता है और निधि को अपनी बाहों में हक करते हुए गहरी सांस लेते हुए कहता है, प्लीज मुझे प्यार करने की कोशिश तो करो, मैं वादा करता हूँ कि कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं होने दूंगा। तुम जानती नहीं हो निधि, कितना ज्यादा प्यार करता हूँ मैं तुमसे, जानती ना तो अब तक तुम भी खुद को रोक नहीं सकती थी मेरे प्यार को समझने में। वहीं ये सुनकर निधि आंसू से भीगा हुआ चेहरा उठाकर वीर को देखती है कि तभी वीर उसकी गर्दन पर हाथ रखकर खुद निधि की तरफ अपना सर झुकाकर निधि के होठों को चूमने लगा, जिसे निधि नहीं रोक रही थी, बल्कि वो अब रोते हुए खुद भी वीर की किस में खोने लगी। इस बात से बेखबर कि वीर ने उसकी साड़ी को प्लैट्स को गिरा दिया है और अब वीर उसकी कमर को सहलातेने लगा। निधि जो पता नहीं पर कैसे खुद को भी वीर अपने करीब आने से रोक नहीं पा रही थी। क्या एहसास और जादू हो रहा था उसके साथ, वो समझ नहीं पा रही थी। वही वीर निधि को अपनी गोद में उठा लेता है और सोफे पे लिटाकर निधि के सीने से उसके साड़ी का पल्लू हटा लेता है, जिससे निधि के उभरे हुए क्लीवेज ब्लाउज में थोड़े से शो होने लगे, जिसे देखकर वीर का गला सूख रहा था और वही निधि बस वीर को देखकर उसमें कहीं खो सी गई थी। वही वीर निधि के होठों पर अपने होंठ रखकर फिर से उसे किस करने लगता है और साथ ही अपने हाथ को धीरे धीरे निधि के सीने को सहलाने लगा, जिसे निधि और भी मदहोश खोने लगी। वही वीर अपने आप को रोक नहीं पाता है और निधि के होठों से अलग होकर ब्लाउज के ऊपर से ही निधि के उभारों को सक करने लगा, जिससे निधि की सांस अटकने लगी। तभी वीर एकदम से उसके एक उभार को वैसे ही अपने मुंह में सक करते हुए निधि के सीने को प्रेस कर देता है, जिससे निधि की सिसकी निकल जाती है, जिससे निधि एकदम से होश में आ जाती है और एकदम से वीर को देख तो है, जो अभी भी उसके सीने को सक करते हुए उसे देख रहा था। निधि जल्दी से उठकर वीर को अपने आप से दूर कर देती है, जिससे वीर नीचे जमीन पर गिर जाता है और खुद भागकर वीर के वॉशरूम में भाग लेने जाती है, जिसे देखकर वीर अपने सर पर हाथ रख कर कहता है,
इतनी मुश्किल से थोड़ा आगे बढ़ पाया था मैं, और अब मेरी तो किस्मत ही खराब है। पता नहीं इससे आगे रोमांस करने का मौका कब मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ खुराना मेंशन। रात के समय एक कार खुराना मेंशन के बाहर आकर रुकती है, जिसमें से आरव बाहर निकल आता है और वो सीधा अपने कदम खुराना मेंशन की तरफ बढ़ा देता है। और जैसे ही आरव अपने घर के दरवाजे पर पहुंचता है, तभी एकदम से आकर आराधना जी आरव को के पास आकर उसे हग कर लेती है, जिससे आरव बिना इमोशनल के खड़ा हुआ था और सामने इंद्र जी को देख रहा था, जो उसे देखकर कुछ नाराज लग रहे थे। वैसे तो आरव को अपनी माँ की वजह से सभी औरतें से नफरत थी, लेकिन अपनी दादी से वो चाहकर भी नफरत नहीं कर पाया था, क्योंकि उसकी लाइफ में आराधना जी ही औरत थी जिसकी आरव रिस्पेक्ट करता था, क्योंकि अब तक बचपन से उन्होंने ने आरव को पालकर बड़ा किया था। आरव आराधना जी से दूर होता है और फिर थोड़ा झुककर उनके पैर छू लेता है, जिसे देखकर आराधना जी मुस्कुरा देती है। और वहीं अब आरव आराधना जी के साथ हॉल पर सोफे पे साथ बैठ जाते हैं, जहां उनके सामने इंद्र जी अकेले बैठे हुए थे। इस वक्त वो आरव से जेलस फील कर रहे थे, क्योंकि आरव की वजह से ही उनकी वाइफ उनसे गुस्सा होकर दूर हो गई थी, और अब आरव सामने है तो उनकी वाइफ उन्हें एक बार देख तक नहीं रही थी। तभी आराधना जी आरव से कहती हैं, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट आलू की सब्जी बनाई है, तुम फ्रेश होकर आओ, फिर हम साथ में डिनर करेंगे। मैं किचन की तरफ जाकर आती हूँ। कहते हुए आराधना जी चली जाती है, जिसके बाद आरव वही बैठा हुआ इंद्र जी को देख रहा था, जिसे देखकर अब इंद्र जी इरिटेट होते हुए कहते हैं, स्टॉप ईट लुकिंग मी। ये मेरे सवाल का जवाब दो, इतने दिन से तुम कहाँ थे जहाँ तुम्हारा न तो फोन लग रहा था और न ही तुम किसी गार्डस को लेकर गए थे। वहीं आरव इंद्र जी को देखकर उठ जाता है और अपने रूम की तरफ जाते हुए एक बार इंद्र जी को कहता है, मुझे नहीं बताना है, अगर आपको पता करना है तो कर लीजिए, क्योंकि आप कभी भी पता नहीं कर सकते हैं दादाजी। कहकर आरव अपने रूम में चला जाता है, जिसके बाद इंद्र जी अपने दांत कसते हुए कहता है, पता नहीं कौन से कर्म किए थे मेरे सीधे साधे बेटे ने, जो ये डेविल बदतमीज लड़का मेरा पोता है मुझे अक्कड़ दिखाता है। सारी दुनिया मुझसे डरती है और एक ये है जो मुझे मेरी वाइफ के सामने डराने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद आज डाइनिंग एरिया में आरव अकेले नहीं था, बल्कि उसके दादा दादी दोनों साथ में उसे खाना खिला रहे थे। वही आराधना जी तो आरव को प्यार से देख रही थी। वही आरव आराधना जी की तरफ खाना खाते हुए देखकर बोलता है, खाना अच्छा है दादी, बहुत साल बाद आपने मेरे लिए बन्या है, उसके लिए थैंक यू। वहीं आरव का थैंक यू सुनकर आराधना जी कुछ बोल पड़ती थी कि तभी इंद्र जी ने कहा, तुम्हें उसे थैंक यू नहीं बल्कि शादी के लिए हाँ कह देना चाहिए। क्या सोचा है अब तुमने इस बारे में? वहीं ये सुनकर आरव इंद्र जी को देखकर बोलता है, आपने हफ्ते में स्मोक करना शुरू कर दिया है ना, तो आप क्या कहते हो इस बारे में? वहीं ये सुनकर इंद्र जी घबरा जाते हैं और आराधना जी की तरफ देखते हैं, जो उन्हें गुस्से में घूर रही थी। जिसे देखकर इंद्र जी कुछ एक्सप्लेन करते, तभी आराधना जी ने उन्हें गुस्से में कहा, ओह तो तुमने मुझसे झूठ कहा था कि तुमने मेरे बिना मेरी याद में बिल्कुल भी स्मोक नहीं किया है। यू लायर, बात मत करना अब मुझसे। वही ये सुनकर इंद्र जी रोनी सूरत बना लेते हैं और फिर मन में कहते हैं, पक्का उस वीर ने बताया है आरव को, आखिर दोनों बेस्ट फ्रेंड जो हो उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वहीं अब इंद्र जी माफी मांगते हुए आराधना जी कहते हैं, प्लीज अब तुम फिर से मुझ पर गुस्सा मत करो, कितनी मुश्किल से मैंने तुम्हें मान्या था। हम यहाँ पर आरव के लिए आए हैं ना, तुम पूछो आपने लाड साहब से, वीर ने शादी कर ली है तो ये अभी भी ऐसे क्यों सिंगल है? इंद्र जी ने बात पलटते हुए कहा, जिससे अब आराधना जी का ध्यान आरव पर जाता है और वो आरव को कहती है, आरव तुम्हारे दादाजी सही कहते हैं, तुम कब तक ऐसे अकेले रहना चाहते हो बेटा? प्लीज उसके बारे में सोचकर अपनी जिंदगी के बारे में वेस्ट मत करो।
वैसे भी वो तो अपनी फैमिली के साथ खुश हैं, न तो तुम्हें भी खुश रहने का हक नहीं। वहीं ये सुनकर आरव के हाथ खाना खाते हुए रुक जाते हैं और थोड़ी देर चुप होकर आराधना जी से कहता है, मेरी लाइफ में उस औरत की कोई जगह नहीं है और न ही मैं उनके बारे में बात करना चाहता हूँ और न ही सुनना। मुझे नींद आ रही है। ये कहकर आरव उठकर अपने रूम में चला जाता है। वहीं उसे जाते हुए देखकर अब आराधना जी सैड हो रही थी, जिसे देखकर इंद्र जी उनसे कहते हैं, सैड फील मत करो आधू, तुम जानती हो न उसे, वो अपनी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। लेकिन अपनी माँ की वजह से क्या वो खुद को सजा देगा? इंद्र जी, मुझे भी वो औरत पसंद नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से मैंने अपना बेटा खोया है और अब मैं आरव को ऐसे नहीं देखना चाहती हूँ। आराधना जी ने रोते हुए कहा, जिसे अब इंद्र जी चुप करवाते हुए बोले, अब रोना बंद करो, आरव की फिक्र मत करो, सुबह तक वो ठीक हो जाएगा। आधी रात के समय सब सो गए थे, वही एक परछाई चुपके से घर के अंदर आती है और इधर उधर देखती है तो सारे घर की लाइट ऑफ हो चुकी थी, जिसे देखकर वो जल्दी से किचन में की तरफ जाने लगती है और जैसे ही किचन में आती है तो फ्रिज के खोल देती है, जिसमें खाना देखकर उसकी आंखें चमक जाती है और मुंह में पानी आने लगा। कितनी जोर से भूख लगी हुई थी। खड़ूस कितना ज्यादा बुरा है, मुझे बाहर छोड़कर खुद अंदर आ गया और मुझे बताया भी नहीं मैं क्या करूं। खैर छोड़ो, उसकी बुराई बाद में करूंगी, अभी पेट जोरो वाली भूख को शांत करती हूँ। वहीं ये कहकर बानी जल्दी से अपने लिए प्लेट में खाना भरकर प्लेटफॉर्म के नीचे बैठ जाती है और जल्दी जल्दी में खाना खाने लगती है, जिससे खाना उसके गले में अटक जाता है और वो खांसने लगी और अंधेरे में पानी का ग्लास ढूंढने लगी, जो उसने लिया ही नहीं था। लेकिन तभी कोई बानी के हाथ पानी का ग्लास पकड़ा देता है, जो बानी जल्दी से पी जाती है। लेकिन तभी पीने के बाद उसे एहसास हुआ कि कोई उसकी बराबरी में बैठा हुआ है, जिससे वो पीछे मुड़कर देखती है तो हैरान हो जाती है।